अध्याय 7036 बैंगनी सो नापोलियन। लॉन्चेन पहले तो चकित हुआ, लेकिन फिर समझ गया कि ली कियाओइन किस बारे में बात कर रहा था। ये शुद्ध है, ली कियाओइन ने कहा। क्या आपको ये पसंद है? लॉन्चेन ने सिर हिलाया। मैं करता हूँ। हालांकि उसके अगले प्रश्न ने लॉन्चेन को चुप करा दिया। क्या ये सही है? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन था। ली कियाओइन ने जिस पवित्रता की बात की थी वो वायलेट एबिस की बात कर रही थी। ये कहा जा सकता है कि वायलेट एबिस का पानी इतना शुद्ध था कि नीचे तक देखा जा सकता था। जब लॉन्चेन वायलेट एबिस में पहुंचे तो उनका सामना एक भी व्यक्ति से नहीं हुआ जिसे वह नापसंद करते थे। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को उसने शुरू में थप्पड़ मारा था वह दुर्भावनापूर्ण नहीं था, बल्कि थोड़ा व्यंग्यात्मक था। वायलेट एबिस की पवित्रता इतनी महान थी कि इस पर विश्वास करना कठिन था। वास्तव में ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसका कोई मतलब नहीं था। अंत में लॉन्चेन ने एक और प्रश्न का उत्तर दिया। आपने ऐसा कैसे किया? ली कियाओइन ने पोलान की ओर इशारा किया। इसके साथ लॉन्चेन चौंका। ली कियाओइन ने आगे कहा, इसने हर उस व्यक्ति को मार डाला जो शुद्ध नहीं था, प्रतिभा या वंश की परवाह किए बिना। यहाँ तक कि मेरे अपने 2 बच्चे भी इसके कारण मर गए। उसकी आवाज सपाट थी, कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई कहानी सुना रही हो। मैं आपका उत्तर जानना चाहता हूँ। लॉन्चेन ने अंत में कहने से पहले इसके बारे में कुछ और सोचा। ये सही और गलत है, या यूं कहें कि कोई सही या गलत नहीं है। बैंगनी सोने के ध्रुवीय हथियार ने किसी भी व्यक्ति के दिल में द्वेष या बुराई को खत्म कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी पवित्रता आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि बड़ी मछलियां साफ पानी में नहीं रहती थीं। वायलेट एबिस के शिष्य अच्छे स्वभाव वाले हो सकते हैं, लेकिन ये पवित्रता उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। दूसरी ओर जहां ताकतवर लोगों का वर्चस्व था वहां ज्यादातर प्रमुख गुटों ने जो तरीके अपनाए वे भी बहुत खतरनाक थे। इस प्रकार इसे सही या गलत आंकने का कोई तरीका नहीं था और कोई उत्तर भी नहीं था। ली कियाओइन ने एक पल के लिए अपनी प्रतिक्रिया पर विचार किया और कहा, बैंगनी सोने की पोलान ने आपके लिए ये किया है। लॉन्चेन चौंका, इसलिए जब उसने पूछा कि क्या उसे यह पसंद है तो वास्तव में इसका कारण ये था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह के कानून उसके बहुत करीब थे। ऐसा लग रहा था कि वायलेट एबिस का सारा भाग उसके लिए तैयार किया गया था। खुद को गोल्डन रैंकिंग से क्यों हटाएं? ली कियाओइन से पूछा। लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाया। रैंकिंग मेरे छोटे भाइयों और बहनों के लिए है। उनके बड़े भाई के रूप में मैं उनका खाना कैसे चुरा सकता हूँ? गोल्डन रैंकिंग पर आने का मतलब वायलेट एबिस के कर्म भाग्य का हिस्सा लेना था। जहाँ तक ये बात है कि वो हिस्सा कितना बड़ा था, लॉन्चेन को पता था कि उसके रास्ते के लिए एक अधमी राशि की आवश्यकता होगी। यदि वह रैंकिंग में एक स्थान हासिल कर लेता तो उसके भाई बहन भूखे मर जाते। वह ऐसा कैसे कर सकता है? ली कियाओइन अंततः थोड़ा स्थानांतरित लग रहे थे, लेकिन वह जल्दी ही अपने बर्फीले स्वरूप में लौट आए। क्या आप ज्यूली दौड़ में जाने की योजना बना रहे हैं? लॉन्चेन ने सिर हिलाया। हाँ, आखिरकार लॉन्चेन के पास अभी भी ज्यूली दौड़ के लिए थोड़ी सी आशा बची हुई है। जब तक वह यात्रा नहीं कर लेता उसे आराम नहीं मिलेगा। ली कियाओइन ने हाथ हिलाया। बैंगनी सुनहरा पोलान उसके पास हो गया। ज्यूली जाति हमारे विपरीत है। उनका पानी गंदा और गंदा है। यदि तुम्हें जाना ही है तो इसे ले आओ। क्या? लॉन्चेन स्तब्ध रह गया। क्या वह उसे वायलेट गोल्ड बेल का एक हिस्सा उधार दे रही थी? ज्यूली जाति लंबे समय से अपने पुराने स्वरूप में नहीं रह गई है। आपको सावधान रहना चाहिए। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप पोलान वापस कर सकते हैं। आखिरकार घंटी के शरीर की लड़ाई की तैयारी के लिए इसे ठीक होने के लिए हमारे कर्म भाग्य को अवशोषित करना होगा। लॉन्चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इसके लिए लड़ाई? क्या बेल बॉडी में कोई समस्या है? ली कियाओइन चुप रहे। लॉन्चेन ने कहा, यदि संभव हो तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप यह मामला मुझे सौंप दें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहनों के हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे। अब ली कियाओइन वास्तव में प्रभावित हो गया था। उसे अचानक समझ में आया कि हैंडल ने उसे वायलेट एबिस के भीतर पूर्ण शुद्धता बनाए रखने के लिए क्यों कहा था। आपको अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप वायलेट एबिस का कर्म भाग्य नहीं चाहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप दैवीय राजधानी के कर्म भाग्य पर निर्भर हैं? लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाया। दिव्य राजधानी का कर्म भाग्य स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत के नायकों के लिए आरक्षित है। वे मानव जाति को थामने वाले स्तंभ होंगे। ली कियाओइन आश्चर्यचकित थे। जब उसने पहली बार सुना कि दिव्य राजधानी पर लॉन्चेन ने कब्जा कर लिया है तो उसने मान लिया था कि वह उनके कर्म भाग्य के पीछे है। यही कारण है कि वायलेट एबिस ने तुरंत उसे घर लौटने के लिए एक निमंत्रण कार्ड भेजा था। यह उसे यह बताने के लिए था कि उसके पास घर पर संसाधनों का अपना हिस्सा होगा और उसे बाहरी दुनिया में भोजन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। ली कियाओइन नाराज होने से खुद को नहीं रोक सके। सामान्य उन्नति के लिए कर्म भाग्य को अवशोषित करने के अवसरों की तलाश में इधर उधर भागना संभव होगा, लेकिन दैवीय संप्रभु क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि आपको रैंकिंग में आना चाहिए। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉन्चेन ने अंदर आह भरी। स्वाभाविक रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता कितनी बड़ी होगी। इसके लिए इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि न तो सॉवरेन माउंटेन और न ही वायलेट एबिस इसे वहन कर सकते हैं। आखिरकार उसके पास 3 रक्तवंश और सूक्ष्म ऊर्जा थी। वह अपने आप ही उनके कर्म भाग्य को पूरी तरह खत्म कर देगा, और अगर उसने ऐसा किया तो बाकी सबके बारे में क्या? इस प्रकार उसे मना करना पड़ा। रसातल भगवान, इसके बारे में चिंता मत करो, मेरी अपनी व्यवस्था है। ली कियाओइन ने उस पर दबाव नहीं डाला, हालांकि वह जानती थी कि वह ज्यादातर उसके लिए ही ऐसा कह रहा था। उसे ये भी एहसास हुआ कि लॉन्चेन बेहद घमंडी थी। कोई भी उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं करना चाहता। आप ज्यूली दौड़ में कब जाने की योजना बना रहे हैं? 3 दिन में। इसे 7 बनाओ। ठीक है। लॉन्चेन को तुरंत पता चल गया कि वह क्या सोच रही है। ली कियाओइन ने कहा, बैंगनी सोने का पोलान अभी के लिए आपकी निशानी है। आप वायलेट एबिस में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। समझा? अच्छा, फिर जाओ। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया। बैंगनी सोने की भुजा कांप उठी और फिर उसके आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश कर गई। लॉन्चेन मुड़कर जाने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। एबिस भगवान, मेरा एक प्रश्न है। आपने इस पूरे समय मेरी ओर देखने से इनकार क्यों किया? ली कियाओइन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, आपने मेरी बेटी के साथ एक चित्रे की गुड़िया जैसा व्यवहार किया। अगर मैं आपकी ओर देखूंगा तो शायद मैं आपको पीटने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। लॉन्चेन अवाक रह गया। ऐसा प्रश्न पूछना सचमुच उसकी मूर्खता थी। ये देखते हुए कि वे कितने एक जैसे दिखते थे, उसे पता होना चाहिए था कि वे संबंधित थे। ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। लॉन्चेन घुमा और चला गया। एक बार जब लॉन्चेन चली गई, ली कियाओइन ने आह भरी और उसकी तनावपूर्ण नसें धीरे धीरे शांत हो गईं। जाहिर है उसने पूरी लड़ाई देखी थी। कई बार तो उसने इसे लगभग बंद ही कर दिया था। यदि ये बैंगनी सुनहरा पोलान नहीं होता तो उसने आक्रमण कर दिया होता और लॉन्चेन को असली पिटाई दे दी होती। ये जानते हुए भी कि वह शेन क्विंगजू के लिए ऐसा कर रहा था, उसका दिल टूट गया जब उसने अपनी बेटी को पीड़ित देखा। अभी उसने सचमुच इस आदमी को सबक सिखाने के बारे में सोचा था। हालांकि लॉन्चेन के शब्दों ने उसे प्रभावित किया था। हालांकि वह शातिर था, उसने ऐसा उनके फायदे के लिए किया। ज्यूली रेस, मुझे आशा है कि आप लॉन्चेन के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अन्यथा आपको पता चल जाएगा कि पछतावा क्या होता है। ली कियाओइन धीरे से घूमे और उस दिशा में घूरने लगे जहाँ लॉन्चेन गया था। उसने एक गहरी आह भरी। अध्याय 7037 सेंट हलवार निर्णय।
बड़े भाई जीवानी, शेन क्विंगजू और अन्य सभी लॉन्चेन का इंतजार कर रहे थे जब वह बाहर आया। शेन क्विंगजू का सेंट हॉट ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाकी घाव बने हुए थे और वह अभी भी पीली थी। हालांकि वह लॉन्चेन को देखकर अभी भी खुश थी। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, इतना मजबूत कि यह उसकी समझ से परे था। इसके अलावा जीवानी के साथ बात करने के बाद उसे पता चला कि लॉन्चेन उन्हें मार्गदर्शन देगा। इस प्रकार उसने उपचार की भी परवाह नहीं की। उसने जीवन में एक बार मिलने वाले विकास के अवसर को गवा देने के डर से यहाँ उसका इंतजार करना सुनिश्चित किया। वहाँ 6 अन्य लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति को छोड़कर उन्होंने मिलकर पूरी वायलेट एबिस गोल्डन रैंकिंग बनाई। लुओ डोनचेन कहाँ है? जीवानी थोड़ा मुस्कुराई। वह मार्शल स्टेज पर इंतजार कर रहा है। उसकी शरारती मुस्कान देखकर लॉन्चेन को पता चल गया कि वह लड़का फिर से लुओ डोनचेन को चिढ़ा रहा है। जहाँ तक लुओ डोनचेन की बात है, ऐसा लगता है कि उसके पास वास्तव में सभी मांसपेशियां हैं और कोई मस्तिष्क नहीं है। वह ये नहीं बता सका कि यह एक मजाक था और न ही वह एक महिला के दिल को समझ सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जीवानी ने स्पष्ट रूप से उसे पसंद करने के बावजूद उसे केवल चिढ़ाना जारी रखा। शायद उसे आशा थी कि उसका मस्तिष्क विकसित हो जाएगा। जीवानी ने पूछा, बड़े भाई, क्या आप उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए उसे पीटने की योजना बना रहे हैं? लुओ डोनचेन को चिढ़ाने की उसकी आदत के बावजूद जब उसने लॉन्चेन के तरीकों के बारे में सोचा तो वह उसके लिए चिंतित हो गई। लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाया। उस रणनीति का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। अब जब लोग जानते हैं कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो ये दोबारा काम नहीं करेगा। क्विंगजू, इसे खाओ। लॉन्चेन ने एक औषधीय गोली फेंकी। बड़े भाई, वायलेट एबिस औषधीय गोलियों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है, शेन क्विंगजू ने समझाया। यह एक ऐसा नियम था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। मेरी औषधीय गोलियों की अनुमति है, इसे खाओ। लॉन्चेन ने उससे आग्रह किया। शेन क्विंगजू ने झिझकते हुए औषधीय गोली ले ली। जैसे ही उसने इसे निगला, उसकी हालत 90% ठीक हो गई। वह सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने जीवन में कभी भी औषधीय गोली नहीं खाई थी। इसके अलावा यह नए युग के उत्परिवर्तित औषधीय पौधों से बनी एक अद्वितीय श्रेणी की उपचार गोली थी। परिणाम स्वरूप ये भारी चोटें एक ही बार में गायब हो गईं। वायलेट एबिस ने शिशुओं को औषधीय गोलियां खाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि जो गोलियां सर्वोच्च गुणवत्ता की नहीं थी उनमें विषैले पदार्थ होते थे। उनमें शोधन में प्रयुक्त विभिन्न औषधीय सामग्रियों के कुछ नकारात्मक गुण थे और वे उन लोगों के दिमाग और आत्माओं को प्रभावित करेंगे जिन्होंने उन्हें लिया था। इस प्रकार शिशु के हृदय की पूर्ण शुद्धता को बनाए रखने के लिए यहाँ की बैंगनी रक्त जाति ने किसी भी औषधीय गोलियों के उपयोग की अनुमति नहीं दी। एक बार जब वह ठीक हो गई तो शेन क्विंगजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह व्यावहारिक रूप से एक नया व्यक्ति थी। वह एक ही हाथ से अपने पुराने स्वत्व को कुचल सकती थी। शेन क्विंगजू ने लॉन्चेन को अत्यधिक कृतज्ञता से देखा। इस दुनिया में यह व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे कि वह कितनी आभारी थी। इस बीच जीवानी अब और इंतजार करने के लिए बहुत उत्साहित थी। बड़े भाई, क्या आपने नहीं कहा कि आप हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे? चलो मुझे अपने खेती क्षेत्र में ले आओ। लॉन्चेन ने कहा। बड़े भाई, क्या आप दिव्य तकनीक प्रशिक्षण क्षेत्र या कानून समझ क्षेत्र या शायद एसेंस स्पिरिचुअल ग्रुप जाना चाहते हैं? शेन क्विंचू ने पूछा। जीवानी उन दोनों के बीच के अंतर को समझाने ही वाली थी कि लॉन्चेन ने सीधे कहा, मुझे दिव्य तकनीक प्रशिक्षण क्षेत्र में लाओ और लुओ डोनचेन को बुलाओ। हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया। यही वह जगह है जहाँ वे सबसे ज्यादा जाना चाहते थे। लुओ डोनचेन के आने में ज्यादा समय नहीं था और वे एक साथ वायलेट एबिस प्लाजा पवेलियन की तीसरी मंजिल पर गए। यहाँ एक विशाल द्वार ने उनका रास्ता रोक दिया। शेन क्विंगजू और अन्य लोग इसे खोलने के लिए अपने पॉइंट का उपयोग करने ही वाले थे, तभी गेट बिना किसी संकेत के अपने आप खुल गया। क्या वे सभी चकित थे? उच्चतम स्तरीय प्रशिक्षण क्षेत्र को खोलने के लिए भारी मात्रा में अंकों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि उन्हें भी ऐसी चीज की कीमत से दुख हुआ। लेकिन जैसा कि यह निकला, यह आज मुफ्त था। लॉन्चेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस कारण से अवगत था, उसके आध्यात्मिक स्थान में बैंगनी सुनहरा ध्रुव। इस कुंजी के साथ वायलेट एबिस में कोई दरवाजा नहीं था जो उसका रास्ता रोक सके। जब गेट खुला तो एक भयानक दबाव ने शेन क्विंगजू और अन्य को पीछे धकेल दिया। इस दबाव के सामने वे खड़े नहीं रह सके। जहाँ तक लॉन्चेन की बात है, उसके बाल और कपड़े बिल्कुल पीछे की ओर उड़ गए थे। वह चिढ़कर उनकी ओर देखने लगा। तुम बच्चे यहाँ दिव्य तकनीक सीखने के लिए भी योग्य नहीं हो। तुमने मुझे यहाँ फंसाया। शेन क्विंचू और अन्य लोग तुरंत शर्मिंदा हो गए। वे बेनकाब हो चुके थे। लेकिन जीवानी हंस पड़ी। बड़े भाई, आप वास्तव में चतुर हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिप सकता। आप कहते हैं कि हम अंदर की दिव्य तकनीकों को सीखने के लिए योग्य नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम कितनी भी कोशिश करने के बावजूद यहाँ दिव्य तकनीकों का उपयोग नहीं कर सके। यहाँ तक कि पहली पंक्ति में 3 दिव्य तकनीकों को सीखना भी हमारे लिए असंभव था। मुझे आश्चर्य है कि समस्या क्या है। बड़े भाई, क्या आप इसका कारण ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? लॉन्चेन ने खर्राटा लिया। क्या कारण तलाशने की जरूरत है? कानूनों के बारे में आपकी समझ आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंची है। एक शिष्य ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, ये सही नहीं हो सकता। हम पहले से ही नए युग के विशेषज्ञ हैं और हम सभी पहले स्वर्ग मंच पर पहुंच चुके हैं। हम सभी नए युग के नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण है, समझ है। वे दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। सिर्फ इसलिए कि आप तलवार घुमा सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप लड़ना जानते हैं। लॉन्चेन ने आंख भरी। उसे अचानक से दर्द महसूस हुआ। उसे अचानक महसूस हुआ कि बहुत अधिक पवित्र होना भी अच्छी बात नहीं है। यह मूर्ख लोगों के लिए बनाया गया है। वायलेट एबिस के शिष्यों को कभी भी योजनाओं से नहीं जूझना पड़ा। उन्हें संकट का कोई एहसास नहीं था। वे बच्चों की तरह पवित्र और भोले थे। लॉन्चेन मूल रूप से उनका मार्गदर्शन करने में 3 दिन बिताने की योजना बना रहे थे, लेकिन कियाओ ने उन्हें 7 दिन बिताने के लिए कहा था। अब वो जानता था कि क्यों। समझ के इस स्तर के साथ उन्होंने वायलेट एबिस की सर्वोच्च दिव्य तकनीकों को चुनौती देने का साहस किया। आखिर उनका आत्मविश्वास कहाँ से आया? लॉन्चेन की अवाक अभिव्यक्ति को देखकर जीवानी ने चुपचाप शेन मिंगक्सू की ओर देखा। शेन मिंगक्सू तुरंत समझ गया और लॉन्चेन के चारों ओर हाथ लपेटते हुए दयनीय स्वर में कहा, बड़े भाई, चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं। लॉन्चेन ने लगभग अपनी आंखें घुमा ली। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं। मैंने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि लोगों को कैसे धोखा दिया जाए, तो तुम इसमें इतने अच्छे कैसे हो? उसने कहा। वो केवल अपने आप से बड़बड़ा सकता था और उन्हें अंदर ला सकता था। उनके सामने जो खड़ा था वह 300 मीटर की पत्थर की पट्टियां थीं। उन तीनों के पीछे 2 और पत्थर की तख्तियां थीं जो और भी बड़ी और अधिक भव्य थीं। इसके अलावा 2 गोलियों के पीछे एक घुमाव वाली जगह थी। वे उस घुमावदार जगह के भीतर एक और टैबलेट को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यह बाकी टैबलेट से अलग थी। लॉन्चेन को इससे आने वाली विनाश की असीमित आभा का एहसास हुआ। उस आभा ने उसे भय का एहसास भी कराया। यहाँ तक कि बैंगनी रक्त जाति में भी मारने की तकनीकें हैं। लॉन्चेन ने मनी मन आह भरी। उस घुमाव वाले स्थान में उस गोली को मिलाकर यहाँ कुल 6 दिव्य गोलियां थीं। बाहर के तीनों को दूसरों की तुलना में आसान होना चाहिए। हालांकि वो केवल तुलना में था। वे निश्चित रूप से ऐसी क्षमताएं नहीं थी जिन्हें शेन क्विंगजू और अन्य जैसे नौसिखिए विकसित कर सके। शेन क्विंचू एक टैबलेट के पास गया और बोला, बड़े भाई, इस टैबलेट पर सेंट बॉडी दिव्य तकनीक खुदी हुई है। मैंने इसे कई बार सीखने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसे कभी समझ नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि अब मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सेंट हॉट जाग गया है?
संत कानून संत तलवार निर्णय। ये नाम पढ़ते ही लॉन्चेन का दिल कांप उठा। एक कानून आधारित दिव्य तकनीक जिसे केवल संत शरीर वाला व्यक्ति ही प्रकट कर सकता है। ये नाम स्वर्ग और पृथ्वी की धार्मिकता से भरा है। यह इस दुनिया में सभी बुराई को दबा सकता है। ये शैतान को मारने वाली तलवार है। तभी उसकी नजर टैबलेट पर अंकित 36 हस्तमोहरों पर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वायलेट एबिस की सबसे बड़ी दिव्य तकनीकों की अपेक्षा के अनुरूप। अध्याय 7038 बैंगनी लपटें स्वर्ग को भस्म कर देती हैं। बड़े भाई, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? जीवानी ने गंभीरता से पूछा। ये तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे उसने भी सीखने की कोशिश की थी, लेकिन ये 36 हाथ की मोहरें इतनी जटिल थी कि वो अपने जीवन के लिए उचित क्रम नहीं समझ पा रही थी, भले ही वो उसके ठीक सामने थी। उसने हर मोहर को याद कर लिया था, फिर भी जब उसने उनका उपयोग करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरों के लिए भी यही सच था। ये संत तलवार निर्णय कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल संत निकाय ही कर सकता था, और केवल 300 से अधिक लोग थे जिन्होंने संत निकाय को जागृत किया था। फिर भी उनमें से एक भी इसे सीखने में कामयाब नहीं हुआ। हर कोई कारण ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। परिणाम स्वरूप शेन क्विंडेजो और अन्य केवल अपना चेहरा मोटा कर सके और इसे लॉन्चेन को सौंप सके। लॉन्चेन ने जीवानी पर नजर डाली। वह समझ गया कि ये भोले भले लड़के उससे क्या चाहते हैं, और सौभाग्य से वह इसे प्रदान करने के लिए यहाँ था। उन्होंने कहा, मैं इस तकनीक को समझ सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी कानून शक्ति इस तकनीक को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त है। हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि आप इसे हमें दिखा सकते हैं, भले ही ये आदि शक्ति पर हो तो ये पर्याप्त है। शेन क्विंचू ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, फिर मैं इसे आजमाऊंगा। लॉन्चेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली। वायलेट की हुई उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। सारून उसके माथे पर दिखाई दिया और उसकी उंगलियां हाथ की मोहर में बदल गईं। लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो हर कोई हैरान रह गया। लॉन्चेन की पहली मोहर वहां सूचीबद्ध 36 में से 17वीं थी। उन्होंने हाथ की मोहरें बनाना जारी रखा। शेन किंडेजो और अन्य लोगों ने उन्हें बहुत पहले ही याद कर लिया था, इसलिए वे आसानी से बता सकते थे कि वह उन्हें उचित क्रम में नहीं कर रहा था। 19वीं, 9वीं, 21वीं, 33वीं, हर किसी ने उसके हाथों को करीब से देखा, हाथ की मोहरों के क्रम को याद करते हुए। यह इस तकनीक को सक्रिय करने का मूल मंत्र था। बिजली के बादल लॉन्चेन के ऊपर गड़गड़ाते हुए एक विशाल भवन में बदल गए। एक दबाव जो लगभग पवित्र महसूस होता था उन पर उतर आया, जिससे अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट होने लगी। वह सचमुच ऐसा कर रहा है। जीवानी और अन्य लोग एक ही समय में उत्साहित और हैरान थे। ऐसा कैसे हुआ कि ये दिव्य तकनीक जिसने वायलेट एबिस की प्रतिभाओं को असहाय बना दिया था, लॉन्चेन ने तुरंत समझ लिया। वह कैसा राक्षस था। बूम! जब लॉन्चेन ने 16वीं सील बनाई तब तक बिजली के बादल धीरे धीरे खुल गए। पवित्र प्रकाश बादलों के माध्यम से प्रवेश कर गया। तलवार की नोक भंवर से बाहर फैली हुई है। शेन क्विंडेजो और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उन पर एक भयानक दबाव पड़ रहा है। उनके शरीर में निश्चिंतता के बावजूद कपकपी हुई और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। ये सिर्फ पवित्र तलवार की नोक है। यह इतना शक्तिशाली कैसे है? इस दुनिया में कौन संभवतः इसे रोक सकता है? हर कोई हैरान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अफवाहों में कहा गया कि यहाँ की दिव्य तकनीकों में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। 20वीं हाथ की मोहर के बाद ब्लेड का हिस्सा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फटने वाली है। शेन किंडेजो और अन्य कांप रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पहाड़ उन्हें कुचल रहा हो और वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। हालांकि वे देखभाल करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने केवल लॉन्चेन के हाथ की मोहरों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें सबसे सूक्ष्म विवरण में याद किया। लॉन्चेन ने जारी रखा। उसके चारों ओर बैंगनी की हुई प्रज्वलित हो गई और उसका बैंगनी खून उबल गया। 32 सेकंड की मोहर पर अधिकांश ब्लेड बिजली के बादलों के भंवर से बाहर निकल गया था। उससे ऊर्जा तरंगित हुई। शेन क्विंचू और अन्य लोगों ने पहले ही अपने संत निकायों को बुला लिया था, लेकिन उन्हें जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे इस दबाव में अपना सिर उठाने में भी असमर्थ थे। ये कैसी भयानक शक्ति है? हर कोई उत्साहित और हैरान था। ये शक्ति उनकी समझ से परे थी। लेकिन उसी समय लॉन्चेन के हाथ कांपने लगे। 33 हाथ की मोहर पर उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका बैंगनी रक्त समाप्त हो गया था। मैं ये जानता था ये तकनीक ऐसी चीज नहीं है जिसका हम अभी उपयोग कर सकते हैं। जब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? लॉन्चेन बड़बड़ाया। यही वह क्षण था जब उनके आध्यात्मिक स्थान में बैंगनी सोने का ध्रुव थोड़ा सा कंपन हुआ। क्या? लॉन्चेन चौंक गया। रक्तरंजित शक्ति और कानून शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। इस समय उसका शरीर एक तालाब कम और एक नहर, ऊर्जा के लिए एक नाली अधिक बन गया। बैंगनी सोने का पोलाम लॉन्चेन को उसकी शक्ति दे रहा था। और यदि लॉन्चेन की बैंगनी रक्त ऊर्जा आपूर्ति एक तालाब के आकार की थी, तो बैंगनी सोने की पोलाम की बैंगनी रक्त ऊर्जा समुद्र की तरह थी। अब तालाब को समुद्र से जोड़ने वाली एक नहर थी। दूसरे शब्दों में सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए लॉन्चेन के पास अब असीमित शक्ति थी। इसके साथ लॉन्चेन ने अंतिम 3 हाथ की मोहरें डाली। बूम! आकाश में एक विशाल तलवार प्रकट हुई जो बेजोड़ पवित्र प्रकाश फैला रही थी। वह बिजली की तरह पत्थर की गोली की ओर गिरा। लॉन्चेन चिंतित हो गया। ये हमला वास्तव में पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह इसके बारे में कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ था। बूम! पत्थर की गोली से एक भयानक की हुई लहर फैल गई। लॉन्चेन और अन्य को उड़ान भरते हुए भेजा गया। हालांकि इस लहर के पीछे की शक्ति अजय थी, इससे उन्हें कोई विशेष चोट नहीं पहुंची। इसने उन्हें केवल लड़खड़ाते हुए वापस भेजा। जब वो वापस उठा तो लॉन्चेन ने टैबलेट को देखा और पाया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ था। उसने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि गोली ने हमले को अपनी ओर खींच लिया था। जैसे ही उसने सोचा कि यह ऐसा क्यों करेगा, टैबलेट पर लगी हाथ की सिलें एक के बाद एक चमकने लगी। वे 20वें पर रुके। लॉन्चेन ने भौहें ऊपर उठाई। कोई विचार है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है? बड़े भाई, टैबलेट आपकी क्षमता का परीक्षण कर रहा है। यदि सभी 36 हाथ की सिलें जल गईं, तो इसका मतलब होगा पूर्ण महारत। शेन क्विंडेजो ने समझाया, जो मुश्किल से अपने सदमे से उबर पाया था। लॉन्चेन आश्चर्यचकित रह गया। यदि इसे पूर्ण निपुणता माना जाता तो इस भयानक हमले को बमुश्किल ही बुनियादी दक्षता के रूप में गिना जाता। यह अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाला था। बड़े भाई, आपको हाथ की मोहरों का क्रम कैसे पता चला? लुओ डोनचेन ने पूजापूर्वक पूछा। आपके वरिष्ठों ने पहले इसका अभ्यास कैसे किया? बदले में लॉन्चेन से पूछा। ठीक है, उन्होंने उस अनुक्रम का उपयोग किया जो आप टैबलेट पर देखते हैं, लेकिन हमने इसे करने की कितनी भी कोशिश की, ये काम नहीं किया। हमने सोचा कि शायद और अलग था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने हाथ की मोहरों को कैसे बदला, ये भी काम नहीं किया। लुओ डोनचेन ने कहा। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। नए युग के आगमन के साथ दुनिया के नियम बदल गए हैं। यही कारण है कि यदि आप इस तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको हाथ की मोहरों का क्रम बदलना होगा। 2 कारण है कि आप उचित अनुक्रम नहीं पा सके। एक तो यह है कि आपका दिल पर्याप्त शांत नहीं था। यदि आपका दिल पर्याप्त रूप से शांत था तो यह एक दर्पण की तरह होगा, और यदि आपने उस दर्पण में टैबलेट को प्रतिबिंबित देखा तो हाथ की मोहरों के अनुक्रम को समझना बहुत आसान होगा। दूसरा कारण यह है कि आप हाथ की मोहरों के पुराने अनुक्रम पर स्थिर थे। यहाँ तक कि जब आपने एक नए अनुक्रम के साथ आने की कोशिश की तो यह अभी भी पुराने अनुक्रम पर आधारित था। इस निश्चित सोच के परिणामस्वरूप आप उचित रास्ता खोजने में असफल रहे।
बड़े भाई, ये तकनीक बिल्कुल भयानक है, कोई दुश्मन नहीं है जो इसे रोक सके। लुओ डोंगचेन ने कहा, ये तकनीक अभी हमारे लिए पूरी तरह से बेकार है। इतने लंबे समय के साथ 800 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि आपके दुश्मन मूर्ख चट्टाने हैं जो ऐसी तकनीक को लागू करने के लिए आपकी प्रतीक्षा करेंगे? लॉन्चेन ने जवाब दिया। लुओ डोंगचेन तुरंत शर्मिंदा हो गया। उत्साह में वह इस घातक दोष के बारे में भूल गया था। या शायद ये कहा जाना चाहिए कि वायलेट एबिस के शिष्यों के पास इस संबंध में अनुभव की कमी थी। इस प्रकार की कमी किसी वास्तविक युद्ध में घातक हो सकती है और आमतौर पर घातक होती है। ठीक है, चाहे आप इसे कैसे भी कहें, अब हम हाथ की मोहरों का उचित क्रम जानते हैं। हम देर सबेर इस घातक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे। हालांकि उनका उत्साह कम हो गया था, शेन किंगजू अभी भी उत्साहित थे। ऐसी दो चीजें थी जिनकी वजह से इस तकनीक को ढालना इतना धीमा हो गया। एक थी उनमें दक्षता की कमी और दूसरी थी ऊर्जा की कमी। जैसे जैसे उन्होंने इसका अभ्यास किया और उनकी खेती का आधार बढ़ता गया, उन्हें विश्वास हो गया कि वह एक दिन युद्ध में इसका उपयोग कर सकती हैं। ये सोचकर कि वह एक दिन इतना भयानक हमला कैसे कर सकती है, वह दिन रात बिना रुके प्रशिक्षण लेना चाहती थी। लॉन्चेन दूसरे टैबलेट की ओर चला गया। उस पर उसने एक ऐसा नाम देखा जिससे उसका दिल एक बार फिर हिल गया। रक्त कानून बैंगनी लपटे स्वर्ग को भस्म कर देती हैं। अध्याय 7039 आत्मा को अवरुद्ध करने वाला अभिशाप। टैबलेट पर नाम पढ़कर ही लॉन्चेन का पूरा शरीर गर्म हो गया। जब आज से खेलने की बात आई तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनकी बराबरी कर सके। लॉन्चेन ने टैबलेट के हैंड सील और रून्स को देखा। उसने जल्दी से हाथ की मोहरें बना ली। बैंगनी सुनहरे पोलान के समर्थन से उसके पास अनंत रक्त रेखा शक्ति और कानून शक्ति थी। यदि उसने अभी इसका लाभ नहीं उठाया तो ये बर्बादी होगी। शेन क्विंगजू और अन्य लोगों को उसके हाथ की मोहरों का क्रम और विवरण देखने देने के लिए लॉन्चेन ने जानबूझकर गति धीमी कर दी। फिर भी उसके हाथ की मोहर अभी भी तेज और चिकनी थी। यह ऐसा था मानो वह जीवन भर इनका अभ्यास करता रहा हो और लंबे समय से उन्हें महारत हासिल कर ली हो। 36 हाथ की मोहरों के बाद आकाश कांप उठा। एक बैंगनी ड्रैगन अंतरिक्ष से बाहर निकला और टैबलेट से टकराया, लेकिन परिणाम ने लॉन्चेन को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। इस हमले की शक्ति कहीं भी उतनी महान नहीं लग रही थी जितनी उसने कल्पना की थी। पहले पल में बूम, भयावह बैंगनी लपटें अचानक एक अजय सुनामी की तरह भड़क उठी। हालांकि इन लपटों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बजाय उन्होंने आसपास की जगह को घेर लिया। फिर प्रचंड आग की लपटों ने इस बंद स्थान को भर दिया। तीव्र गर्मी ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्य से इस जगह के कानून उनकी रक्षा कर रहे थे, अन्यथा जीवानी और अन्य लोग तुरंत भस्म हो गए होते। बैंगनी लपटों ने स्वर्ग और पृथ्वी को बंद कर दिया और लौ के कानून इस लौ पिंजरे के माध्यम से विनाशकारी होड़ में बढ़ गए। ये धीरे धीरे समाप्त होने से पहले पूरी 3 सांसों तक चला। क्या तकनीक है? लॉन्चेन का दिल कांप उठा। ये निश्चित रूप से एक जानलेवा झटका था जिसने दया के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। एक बार जब ये ढल गया तो इसे बाधित नहीं किया जा सका। संक्षेप में ये डोमेन एक महिमामंडित भस्मक था। लॉन्चेन ने फिर से विस्फोट करने से पहले ज्वाला कानूनों के विस्फोट और सुधार को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। केवल 3 सांसों में हजारों विस्फोट हुए जिससे हर जगह फैल गई। अंदर फंसे किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं थी। अतीत में लॉन्चेन ने हमेशा सोचा था कि बैंगनी रक्त शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ये कितना कोमल था इसलिए इसमें मारक क्षमता की कमी थी। हालांकि ऐसा लगा कि उसने गलत निर्णय लिया था। बैंगनी रक्त जाति की अपनी भयानक हत्या तकनीकें थी, साथ ही उनकी अपनी विनाशकारी इच्छा भी थी। आखिरकार ये समझ में आया। पृथ्वी ने सभी जीवन का पोषण किया, लेकिन इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि भी थे। पृथ्वी पर ऐसे महाप्रलय आ सकते हैं जो जीवन को भी नष्ट कर देंगे। आज लॉन्चेन ने अपने बैंगनी रक्त का एक और पक्ष देखा, जिससे उसे इसके बारे में एक नई समझ मिली। इस बीच शेन किंगजू और अन्य लोग मूर्तियों की तरह सदमे में जमे हुए थे। उनकी रक्षा करने वाले कानूनों के बावजूद उन्हें अभी भी ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने अभी मौत को पार किया है। लॉन्चेन तीसरे टैबलेट की ओर चला गया। आत्मा कानून, आत्मा पर ताला लगाने वाला अभिशाप। लॉन्चेन की आत्मा कांप उठी। उनके दिमाग में अतिरिक्त नाम उभरे। आत्मा भक्षण अभिशाप, आत्मा बुझाने वाला अभिशाप, आत्मा शोधन अभिशाप। यह एक में 4 तकनीकें हैं। सोल लॉकिंग अभिशाप एक अभिशाप कला थी। चूंकि लॉन्चेन को हेवन सोल ब्लड कर्स का अनुभव था, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह क्या कर सकता है। उसने एक बार फिर 36 हाथ की मोहरें बनाई और पटिया पर एक शब्द दिखाई दिया, ताला। अगले ही पल टैबलेट से प्रकाश की एक लहर फैल गई जिसने शेन क्विंगजू, जीवानी और अन्य को छू लिया। उनके शरीर और आत्माएं तुरंत बंध गए और वे बस जम गए। उन्होंने स्वयं को कुछ भी करने में असमर्थ पाया और बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ पाया। ये तकनीक अविश्वसनीय है। लॉन्चेन अंदर से खुश था। यह आत्मा लॉकिंग अभिशाप था जो उसके लिए सबसे उपयोगी था। उनकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद उनके पास हमेशा एक ऐसी तकनीक का अभाव था जो उन्हें इसकी पूर्ण सीमा का लाभ उठाने की अनुमति दे सके। ये भयानक अभिशाप कला उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। पिछली 2 तकनीकों का उपयोग करने के लिए बैंगनी सोने के पोलान के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन इस तकनीक का उपयोग सीधे तौर पर लॉन्चेन की विशाल आध्यात्मिक शक्ति के साथ किया जा सकता है। हालांकि चूंकि बैंगनी सोने के पोलान की शक्ति व्यवहारिक रूप से असीमित थी, लॉन्चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद नहीं की। लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया और सोल लॉकिंग श्राप को खोल दिया। शेन क्विंगजू और अन्य लोगों ने अपनी आजादी वापस पा ली, लेकिन वे कागज की तरह भी ले रह गए। उनके शरीर और आत्मा को उनके नियंत्रण से बाहर कर दिए जाने का एहसास वास्तव में भयानक था। 18 रन इस बार जगमगा उठे। बड़े भाई, आप कह सकते हैं कि आपने सोल लॉकिंग में शुरुआती महारत हासिल कर ली है। शेन क्विंगजू ने चिल्लाकर कहा। 3 दिव्य तकनीकों में से एकमात्र जिसे मैं अपनी शक्ति से उपयोग कर सकता हूँ वह सोल लॉकिंग अभिशाप है, लेकिन फिर भी ये दुश्मनों के खिलाफ उपयोगी नहीं होगा। यदि आप इसे तुरंत उपयोग नहीं कर सकते हैं तो तकनीक का कोई मतलब नहीं है, चाहे इसकी शक्ति कितनी भी महान क्यों न हो। लॉन्चेन ने आँख भरी। उसने 3 दिव्य तकनीकें सीखी थी। वे सभी बैंगनी रक्त जाति की सर्वोच्च हत्या कलाएं थीं। एक व्यक्ति निपुणता की भावना प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन उनमें से केवल एक का अभ्यास करने में बिता सकता है। यहाँ तक कि लॉन्चेन के लिए भी कम समय में इन तकनीकों में महारत हासिल करना अनिवार्य रूप से असंभव था। भले ही वह बैंगनी सोने के पोलान की मदद से तकनीकी रूप से उनका उपयोग कर सकता था, लेकिन उन सभी में चालाकी का अभाव था। उसके पास जितनी रिक्त रेखा शक्ति है वह इन तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। आखिरकार किसी भी व्यक्ति के लिए किसी तकनीक में अपनी दक्षता बढ़ाना संभव नहीं था यदि उसके पास इसे ईंधन देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा न हो। और एक अन्य कारक था, इन दिव्य तकनीकों को नियंत्रित करना और अधिक कठिन हो गया। भले ही उपयोगकर्ता ने उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली हो। उपयोगकर्ता की समझ बढ़ने के साथ साथ उनकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी, लेकिन उन्हें मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी कहीं अधिक होगी, और इसके साथ ही उन्हें एक बार कास्ट करने के बाद उन्हें नियंत्रित करने की कठिनाई आसमान छू जाएगी। जिस क्षण वह अंदर आया, लॉन्चेन को पता चला कि यहाँ की दिव्य तकनीकें उसके लिए भी दुर्गम थीं। इन 10 युवाओं की तो बात ही छोड़ दें। अब ऐसा लगने लगा कि उनकी प्रारंभिक धारणा सही थी। यहाँ तक कि बैंगनी सुनहरे पोलान के साथ भी युद्ध में इनमें से किसी भी दिव्य तकनीक का उपयोग करना मुश्किल होगा। एक क्षण रुके। लॉन्चेन ने अचानक कुछ सोचा और पहली गोली पर वापस चला गया। जैसे ही उन्होंने वज्रसंत शरीर के अपने संस्करण को बुलाया, सुनहरे धावों ने उनके पूरे शरीर को ढंक दिया। इस बार उन्होंने अपनी सामान्य गति से हाथ की मोहरें बनाई। यह इतना तेज था कि शेन क्विंगजू और अन्य लोगों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं।
वे बमुश्किल उसके हाथ देख सके। एक बार फिर एक विशाल तलवार शून्य से निकली और गोली पर लगी। क्यूरी तरंगे बाहर निकल गईं। टैबलेट पर 16 रन जल उठे। मैं देखता हूँ जब तक आप अपने संत शरीर की शक्ति का उपयोग करते हैं, कठिनाई और ऊर्जा की खपत कम हो जाती है, जबकि शक्ति वास्तव में बढ़ जाती है। लॉन्चेन इस खुद से उत्साहित थे, तो सेंट बॉडी इन तकनीकों को उजागर करने की नींव थी। बड़े भाई, क्या इसका मतलब यह है कि हम इन दिव्य तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं? शेन क्विंचू और अन्य लोग तुरंत उत्साहित हो गए। केवल देख पाने में सक्षम होना और इन भयानक दिव्य तकनीकों का उपयोग न करना बहुत दर्दनाक था। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं। आपकी रक्त शक्ति मेरी तुलना में भी अधिक शुद्ध है। उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ 7 दिन बिताना और इन 3 तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल करना पूरी तरह से सार्थक है। फिर जिली रेस में जाने से पहले उनका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाएगा। शेन क्विंचू और अन्य लोग खुश थे। उनकी अनुमति से उन्होंने तुरंत हाथ की मोहरें बनाना शुरू कर दिया। लॉन्चेन ये भी देखना चाहते थे कि वास्तविक संत शरीर द्वारा समर्थित शुद्धतम बैंगनी रक्त के साथ ये दिव्य तकनीकें कितनी मजबूत होंगी। हालांकि जैसे ही उसने उन्हें इसका उपयोग करने का प्रयास करते देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन पर उनका विश्वास शीघ्र ही निचले स्तर पर लौट आया। अध्याय 7040 अच्छे भाग्य का एक स्ट्रोक। जीवानी के अलावा जिनके हाथ की मोहरें कुछ हद तक स्वीकार्य थी, बाकी सभी लोग बिल्कुल खराब प्रदर्शन कर रहे थे। यह इतना बुरा था कि लॉन्चेन इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। उनके हाथ की मोहरें गलत और बेढंगी थीं। एक हाथ की मोहर से दूसरे हाथ की मोहर तक जाते समय उनकी उंगलियां बहुत सख्त हो गई थीं। भले ही वे 36 हाथ मोहरों को पूरा करने में कामयाब रहे, फिर भी उन्होंने जो शक्ति एकत्रित की थी वो संग्रहित होने की तुलना में तेजी से नष्ट हो जाएगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे इनमें से किसी भी दिव्य तकनीक का इस तरह उपयोग कर सके। सबसे बुरी बात यह है कि उनकी समझ केवल इस तथ्य तक सीमित थी कि उन्हें हाथ की मोहरें बनानी थी। उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। शुद्ध, बहुत शुद्ध। लॉन्चेन ने आंख भरी। जैसा कि अपेक्षित था, साफ पानी बड़ी मछलियों को जन्म नहीं दे सका। अगर ये बच्चे बाहर दुनिया में चले गए तो वे पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। ये सोचकर कि ये युवा कितने अयोग्य थे, लॉन्चेन का सिर चकरा गया। 7 दिन तो छोड़िए, 7 साल भी उन्हें ठीक से सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा महान योग्य ही था। शिखर की लड़ाई शुरू हो रही थी। हर एक दिन अतुलनीय रूप से कीमती था। वह संभवतः यहाँ इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वरिष्ठ, आप क्या सोच रहे थे? लॉन्चेन ने अंदर आह भरी। यह बैंगनी सुनहरे ध्रुव की ओर निर्देशित थी। हालांकि बैंगनी सुनहरा पोलान चुप रहा। उत्सुकतावश लॉन्चेन ने अपनी आध्यात्मिक समझ का विस्तार किया। वह उसके मतभाव को महसूस कर सकता था, लेकिन वह शांत पानी की तरह शांत था। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लॉन्चेन को अचानक एक विचार आया। इस इंस्ट्रूमेंट उसके पैर के नीचे फैल गया और प्रशिक्षण क्षेत्र को कवर कर लिया। फिर एक अजीब घटना घटी। जीवानी के अलावा बाकी सभी का रक्त परिसंचरण और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव लॉन्चेन के दिमाग में पूरी तरह से प्रतिबिंबित हुए। मैं समझ गया, यही बात है। लॉन्चेन को अचानक समझ आ गया। बूम! उसी क्षण एक विशाल तलवार शून्य से बाहर निकली। जीवानी अंततः सेंट स्वॉर्ड जजमेंट को बुलाने में कामयाब रही। हालांकि वह तकनीकी रूप से इसे फेंकने में कामयाब रही थी। तलवार का प्रकटन हमला करने से पहले ही फट गया। जीवानी कागज की तरह पीला था। उसकी रक्तरंजित शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई थी, लेकिन वह इस परिणाम से बहुत खुश थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस भयानक दैवीय तकनीक को सफलतापूर्वक इस तरह समेटने में सक्षम होगी। हालांकि इसके लिए कई प्रयास करने पड़े और यह आधा अधूरा भी नहीं था, फिर भी यह भ्रूण रूप उसके लिए बहुत सुखद आश्चर्य था। बड़े भाई, देखो, मैंने ये किया। जीवानी ने उत्साहपूर्वक फुसफुसाया, क्योंकि अन्य लोग अभी भी अपने हाथ की मोहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। प्रभावशाली, वानी, आप सचमुच अद्भुत हैं। लॉन्चेन ने उत्साहपूर्वक अपना सिर रगड़ा। हालांकि अंदर ही अंदर उसने आह भरी। छोटी बहन, जब तक संभव हो खुश रहो। थोड़े समय में आप अब इतने खुश नहीं रहेंगे। लॉन्चेन की प्रशंसा सुनकर जीवानी की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने प्यार से सिर हिलाया। मैंने पहले ही इसे समझ लिया है। इसमें कई खामियां हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही इस तकनीक को वास्तविक रूप से सामने लाने में सक्षम हो जाऊंगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीवानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उसकी समझ ऊंची थी और वो कड़ी मेहनत करने को तैयार थी। उसकी भी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वह बहुत देर तक अपने आनंद में खोई नहीं रही थी। आत्म प्रशंसा के एक क्षण के बाद उसने तुरंत अपनी खामियों और कमियों पर विचार किया। जीवानी के ऐसी बात कहने में सक्षम होने से लॉन्चेन बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी इस छोटी बहन के लिए आशा थी, लेकिन तभी एक और शिष्य का हाथ फट गया। हवा में खून फैल गया। ये पूरी तरह से विफलता थी। उनकी आभाविक क्षीण हो गई। बड़े भाई, मैं। उस शिष्य ने शर्म से सिर हिलाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शर्मिंदा था। ये ठीक है, आप इसे जल्दी समझ जाएंगे। लॉन्चेन ने उसे सांत्वना दी। निस्संदेह शिष्य इतना भोला नहीं था। वह जानता था कि ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द थे, और वह जानता था कि ये उतने ही नकली थे जितने उन्हें मिल सकते थे। आपका क्या मतलब है? मैं इसे जल्दी समझ जाऊंगा। मेरे तो हाथ ही फट गए। उम्मीद के मुताबिक बाकी लोग भी असफल हो गए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। शेन मिंगिक्सू के अलावा कोई भी 20 हाथ की मोहरों को पार करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि शेन क्विंगजू को भी 19वीं हैंडसील पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दूसरी ओर शेन मिंगिक्सू ने सफलतापूर्वक 29वें हाथ की सील को मजबूर कर दिया। वह सफलता से बस कुछ ही कदम दूर थी। केवल इसी समय शेन क्विंगजू को शेन मिंगिक्सू के लकड़ी कानूनों के लाभ का एहसास हुआ। ये कानून विकास और सहनशक्ति पर केंद्रित थे। उन्हें नियंत्रित करना भी आसान था। शेन क्विंगजू लकड़ी के कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने से हुए लाभ का गवाह बन रहा था। बड़े भाई, क्या हम मूर्ख हैं? लुओ डोंगचेंग ने व्यथा से पूछा। हाँ, यह एक शब्द था और यह सहमति से कहा गया था, लेकिन इससे उन सभी को प्रवाह का एहसास हुआ। ठीक है, हम सब मूर्ख नहीं हैं। कम से कम बड़ी बहन वान्याय सफल नहीं हुई। एक महिला शिष्या मजाक से चुप्पी तोड़ने में कामयाब रही। सच कहूं तो यद्यपि आप मूर्ख हैं, फिर भी आप सौभाग्यशाली हैं। लॉन्चेन ने कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सौभाग्य? बड़े भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शेन मिंगिक्सू से पूछा। लॉन्चेन मुस्कुराया। मैं एक अच्छे बड़े भाई होने के सौभाग्य के बारे में बात कर रहा हूँ। बड़े भाई, क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास हमारी मदद करने का कोई तरीका है? शेन मिंगशू ने चिल्लाकर कहा। हाँ, वापस जाओ और एबिस भगवान से कहो कि मैं चाहता हूँ कि वायलेट एबिस के सभी शिष्य प्लाजा पर एकत्र हों। वह हर एक है। क्या बुजुर्गों ने महत्वपूर्ण पदों पर किसी को भी अपने अधीन कर लिया है? हालांकि उन्हें नहीं पता था कि लॉन्चेन क्या योजना बना रहा था। वे सभी उत्साहित थे और जैसा उसने कहा था वैसा करने के लिए तुरंत भाग गए। एक बार जब वे सभी चले गए तो लॉन्चेन ने पत्थर की गोलियों की दूसरी पंक्ति की ओर देखा। वह उनके करीब भी नहीं गया था, लेकिन उसे एक भारी दबाव महसूस हो रहा था जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, स्थानिक कानून और लौकिक कानून। पहले तो ये बस एक स्पष्ट धारणा थी, लेकिन एक बार जब वो करीब आया तो वो बता सका कि उनके कानूनों के दबाव के कारण स्थान और समय विकृत हो गया। हालांकि उसने गोलियों की सामग्री के बारे में नहीं पूछा था, बस एक और कदम करीब ले जाने पर ऐसा लगा जैसे ये उसे एक अज्ञात स्पेसिफायर में खींच लेगा। अगर वह अंदर आ गया तो उसे पता नहीं था कि वो कब और कैसे बाहर निकल पाएगा। इस प्रकार उसने करीब जाने की हिम्मत नहीं की और बस इतनी दूरी से उन्हें देखता रहा। ये दोनों गोलियां इतनी अधिक हस्तमोहरों से तराशी गई थी कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया था।
इसके अलावा ये हाथ की मुहरें अभी भी धुंधली थी और इन्हें बढ़ना संभव था, और लॉन्चेन ने देखा कि कुछ हाथ की मुहरें और रूनी धीरे धीरे बदल रहे थे। दूसरे शब्दों में ये तकनीकें अभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए अब इन्हें सीखना असंभव था। जहां तक अंतिम टैबलेट की बात है, लॉन्चेन ने इसे देखने तक का फैसला नहीं किया। ये वायलेट एबिस था और यहाँ कुछ भी नहीं बहेगा, उसे कोई जल्दी नहीं थी। लॉन्चेन प्लाजा में लौट आया। अब 30 मिलियन से अधिक शिष्य उपस्थित थे। ये 30 करोड़ शिष्य सभी नए युग के संप्रभु प्रभु थे। हालांकि ये वायलेट एबिस था, शिष्यों की संख्या अत्यंत कम थी। इस समय एक साधारण कबीले या गुट के पास पहले से ही लाखों संप्रभु लॉर्ड्स होंगे और कुछ के पास 10 मिलियन से अधिक होंगे। जहां तक शक्तिशाली नींव और विरासत वाले उन प्राचीन गुटों का सवाल है, उन्होंने निस्संदेह नए युग के 100 मिलियन से अधिक शिष्यों को तैयार किया है, शायद 1 अरब से भी अधिक। आखिर ये नया जमाना था, यह अंतिम लड़ाई थी। हर कोई इस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। इस अशांत समय में प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ रही थी। इस प्रकार गुटों के पूर्ण बहुमत ने शिष्यों की इस पीढ़ी पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वे उनके जुए के चिप्स थे। हालांकि वायलेट एबिस में केवल 30 मिलियन शिष्य थे। ऐसा लग रहा था कि रसातल भगवान जरा भी झूठ नहीं बोल रहे थे या अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। जब हर शिष्य ने लॉन्चेन को देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर चुपचाप खड़े रहे। उनमें अनादर की एक भी अभिव्यक्ति नहीं थी। शेन क्विंगजू और अन्य लोग बड़ी उम्मीद की अभिव्यक्ति के साथ सबसे आगे खड़े थे। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया। उसकी मुट्ठी में बैंगनी सुनहरा ध्रुवा प्रकट हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया। ये वायलेट एबिस के कर्म भाग्य को नियंत्रित करने वाला दिव्य हथियार था, तो ये लॉन्चेन के हाथों में क्यों था? लॉन्चेन के माथे पर एसेंस रून प्रज्वलित हुआ। उनकी बैंगनी रक्त ऊर्जा बैंगनी सुनहरे ध्रुव में प्रवाहित हुई और ध्रुव ने तुरंत दिव्य चमक की एक लहर फैला दी, जिसने पूरे प्लाजा को ढक लिया। मेरे छोटे भाइयों और बहनों, अब जब आपका बड़ा भाई वायलेट एबिस में आ गया है, तो आपको ये सौभाग्य प्रदान करने का समय आ गया है। दिव्य प्रकाश के स्पर्श से चौंक के सभी शिष्य कांप उठे। उनके माथे पर ध्रुव के आकार का एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। इसके बाद बड़ी मात्रा में दाव की समझ और युद्ध का अनुभव उनके मन समुद्र में बह गया। अध्याय 7041 पृथ्वी दाव बैंगनी आंखें। बैंगनी सुनहरे ध्रुवबाहु की दिव्य चमक चमकती रही। लॉन्चेन की बैंगनी रक्त ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें प्रवाहित हो रही थी। इस बैंगनी रक्त ऊर्जा में लॉन्चेन के युद्ध के अनुभव के साथ साथ कानूनों की उनकी समझ और समझ भी शामिल थी। लॉन्चेन को एहसास हुआ कि बैंगनी सोने के पुलान ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। वायलेट एबिस के शिष्य वास्तव में शुद्ध थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे मूर्ख थे। वे बस अनपढ़ थे। वे कोरे सफेद पन्नों की तरह थे। उन्हें बस चित्रकार की जरूरत थी, और वह था। बैंगनी सोने के पुलान में शिष्यों ने हृदय और आत्मा की पूर्ण शुद्धता बनाए रखी। ये वास्तव में पवित्रता ही थी जिसने उन्हें लॉन्चेन का पूर्ण और अनारक्षित विश्वास प्राप्त करने की अनुमति दी। यही कारण है कि लॉन्चेन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपना सारा अनुभव और समझ देने को तैयार था। यदि वे षड्यंत्रकारी किस्म के होते तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होता, दुनिया के सभी पुरस्कारों के लिए नहीं। इससे उन्हें क्या हासिल हुआ? लॉन्चेन का युद्ध अनुभव और समझ अमूल्य खजाने थे। बैंगनी सोने के पोलान ने वास्तव में हर चीज की पूरी तरह से गणना की थी। बैंगनी सुनहरा पोलान स्वयंभू नाली के रूप में उपयोग कर रहा था। इसने पहले ही आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और अब केवल शिष्यों को उस मार्ग का अनुसरण करना बाकी था। हालांकि वायलेट एबिस में केवल 30 मिलियन शिष्य थे। लॉन्चेन के युद्ध के अनुभव और समझ को प्राप्त करने के बाद उनकी शक्ति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। लॉन्चेन का बैंगनी रक्त ध्रुव में बह गया और फिर पतले धागों में विभाजित हो गया, जो इन शिष्यों के सिर की ओर तैरने लगा। उन्हें डर के मारे अपना शरीर अकड़ता हुआ महसूस हुआ। उनके मन में वध के दृश्य उभर आए। उन्होंने लोतों के पहाड़ और खून का समुद्र देखा। उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं को अपने रास्ते में खड़े देखा, लेकिन वे दुश्मन नष्ट हो गए, क्योंकि जो वास्तव में उनकी आंखों के सामने रास्ते पर चला था वह लॉन्चेन था। उन्होंने वह सड़क देखी जिस पर लॉन्चेन चला था। रास्ता लंबा था, पर उसका हर कदम दृढ़ था। उसे कोई नहीं रोक सका। यहाँ तक कि देवता और शैतान भी केवल उसके पैरों के नीचे घुटने टेक सकते थे और रो सकते थे। ये बेजोड़ का तरीका था। जब वे इसे अपने मन की आंखों से देख रहे थे, तो उनके शरीर और आत्मा पर समुद्र के बराबर युद्ध अनुभव और समझ अंकित हो गई थी। उनका खून तुरंत उग्र मैग्मा की तरह गर्म हो गया। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठ गए और उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए। कुछ लोग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। आखिरकार जानकारी की यह मात्रा उनके लिए बहुत बड़ी थी। वे संभवतः कुछ ही क्षणों में जीवन भर के युद्ध के अनुभव को कैसे आत्मसात कर सकते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने दर्द में थे। बैंगनी सुनहरे पोलान ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें इसका हर दर्द अनुभव हो। इसने लॉन्चेन की बैंगनी रक्त ऊर्जा का एक भी अंश बर्बाद नहीं किया। शरीर का दाग अभी भी सहनीय था, लेकिन आत्मा के दाग ने तुरंत अनगिनत शिष्यों को चीखने पर मजबूर कर दिया। सचमुच ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी आत्माओं पर लाल गर्म लोहा दबा दिया गया हो। यहाँ तक कि शेन क्विंचू और अन्य लोग भी दर्द से अपना सिर पकड़ रहे थे। वे सहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन शिष्यों में कुछ अपवाद भी थे। वे शिष्य थे जो सॉवरेन पर्वत से बदले में आए थे। उन पर जबरदस्ती ठप्पा नहीं लगाया जा रहा था। उन्हें समझ और अनुभव को आत्मसात करने के लिए पहल करनी पड़ी। आखिरकार वे वायलेट एबिस के शिष्यों से अलग थे। उनके अपने निजी रास्ते थे और यह जबरदस्ती ब्रांडिंग उन पर काम नहीं करेगी। यदि ब्रांडिंग जबरदस्ती की गई तो यह उन्हें नष्ट कर देगी। शिष्यों की चीख ही उनके कानों में गूंज उठी। जीवानी और अन्य सभी ईर्ष्यालु थे। वायलेट एबिस के शिष्यों को जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन उन्हें जितना हो सके उतना जब्त करने की पूरी कोशिश करनी थी। अन्यथा एक बार यह अवसर निकल गया तो फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इन्हें लॉन्चेन के निजी रहस्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ हासिल की गई हर समझ और अनुभव उनकी भविष्य की शक्ति को प्रभावित करेगा। एक दिन बीत जाने के बाद लॉन्चेन का चेहरा कागज के टुकड़े की तरह पीला पड़ गया था। उसका बैंगनी रक्त लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी निचले स्तर पर पहुंच गई थी। वह थकावट से भर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि प्लाजा पर केवल कुछ 100 आकृतियां अभी भी टिकी हुई थी। बाकी लोग पहले ही मर चुके थे, लेकिन भले ही वे बेहोश थे, लॉन्चेन इन 30 मिलियन शिष्यों से आने वाली एक बेजोड़ हवा को महसूस कर सकता था। लॉन्चेन ने अपने हाथ में मौजूद बैंगनी सुनहरे पोलान को स्पष्ट प्रशंसा के साथ देखा। वरिष्ठ, आपकी व्यवस्थाएं सचमुच अद्भुत हैं। बैंगनी सोने का पोलान चमक उठा और ऊर्जा की एक धारा लॉन्चेन के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसके बैंगनी रक्त और उसकी आत्मा को पोषण मिला। ट्रांसमिशन पूरा हो गया था, इसलिए अब उसे ठीक होने में मदद मिल सकती है। इसकी ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध थी और इसमें कर्म भाग्य और नए युग के नियम शामिल थे। लॉन्चेन का थका हुआ शरीर तेजी से ठीक हो गया। जैसे ही इसकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित हुई, लॉन्चेन को अपनी आत्मा में एक पुकार महसूस हुई। वरिष्ठ, मुझे पथ मार्गदर्शन टैबलेट पर ले आओ, लॉन्चेन ने कहा। बैंगनी सोने का पोलान कंपन हुआ और लॉन्चेन तुरंत प्लाजा से गायब हो गया। जैसे ही लॉन्चेन चला गया, आकृतियों का एक समूह प्लाजा के ऊपर दिखाई दिया। यह एबिस लॉर्ड ली कियाओइन थी और उसके बगल में दर्जनों सफेद बालों वाले बुजुर्ग थे। उन सभी की आभा निराली थी, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गए हों। इस योजना में निवेश करने में अनगिनत साल खर्च किए गए, तो ये सब इस क्षण के लिए था। स्वर्गीय डाउन्स वास्तव में अद्भुत हैं। शायद केवल सीनियर ही इतनी दूर तक देखने में कामयाब हो सकते थे। एक बुजुर्ग ने आंख भरी। जिस क्षण से लॉन्चेन ने वायलेट एबिस में प्रवेश किया, इन बुजुर्गों ने बस बगल से देखा था। बैंगनी सुनहरे ध्रुव ने उन्हें कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी थी और न ही उन्हें कोई स्पष्टीकरण दिया था।
केवल अभी उन्हें बैंगनी सुनहरे पोलाम की योजना समझ में आई। वे शेन क्विंटेज़ो और अन्य लोगों से आने वाले अविश्वसनीय दबाव को महसूस कर सकते थे। बैंगनी रक्त जाति का युग अभी शुरू हुआ था। इतने वर्षों तक सहन करने के बाद अंततः वे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। जहां तक बैंगनी सोने के पोलाम की बात है, यह एक तरह से घंटी के नियंत्रक वायलेट गोल्ड बेल का हैंडल था। अब जब इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू कर लिया गया है, तो अगला कदम इसके पूर्ण स्वरूप को पुनः प्राप्त करना होगा। उनकी रक्षा करें, किसी को भी पूरी तरह से बेहोश न होने दें। उनकी आत्माएं सक्रिय रहनी चाहिए। ली कियाओइन को आदेश दिया, जैसा आपका आदेश हो। बुजुर्ग तुरंत पूरे चौक में फैल गए। उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई और राजसी बैंगनी क्यूरी को सभी शिष्यों पर हावी कर दिया। यदि इनमें से कोई भी बच्चा अब ब्रेंडन के दर्द को सहन नहीं कर सकता है, तो वे पूरी तरह से बेहोशी की स्थिति में आ जाएंगे। उस स्थिति में ब्रेंडिंग जारी रहेगी, लेकिन प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है। इस प्रकार का स्वर्ग विरोधी अवसर बर्बाद करना बहुत कीमती था। ये बैंगनी रक्त जाति के भाग्य का फैसला करेगा। वास्तव में ये 9 स्वर्गों और 10 भूमियों के भाग्य का फैसला भी कर सकता है। वे जरा भी लापरवाह नहीं हो सकते। जहां तक लॉन चेन की बात है, वह एक बार फिर पाथ गाइडेंस टैबलेट के सामने बैठा था। उसके पीछे बैंगनी सुनहरा ध्रुव चमक उठा। 3000 जंजीरें उसके चारों ओर 3000 ड्रैगन की तरह लिपटी हुई थी। वरिष्ठ, क्या यह मेरे लिए आपका इनाम है? लॉन चेन ने हाथ की मुहरें बनाई। ये 3000 जंजीरें वायलेट एबिस के 30 लाख शिष्यों की शक्ति से भरी हुई थी। लॉन चेन ने अपने अनुभव और समझ को अपने बैंगनी रक्त में समाहित कर लिया था और बैंगनी सोने का पोलाम उन्हें दे दिया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये संतुलित रहे, बैंगनी सोने के पोलाम ने उनकी थोड़ी शक्ति ले ली और इसे लॉन चेन से बदल दिया। इस तरह वे उस उपहार के साथ बेहतर ढंग से जुड़ सकते थे जो लॉन चेन ने उन्हें दिया था। अब उनसे ली गई ऊर्जा लॉन चेन के शरीर में भेजी जा रही थी। इसे संतुलित विनिमय माना जा सकता है। बस बैंगनी सोने का पोलाम थोड़ा हिल गया और लॉन चेन ने झट से कहा, मुझे अपनी अशिष्टता के लिए खेद है। वे मेरे भाई बहन हैं। यहाँ कोई श्रम और कोई इनाम नहीं है। जब बैंगनी सोने के पोलाम ने प्रतिक्रिया की, तो लॉन चेन को उसके शब्दों से उसकी नाराजगी का एहसास हुआ। इसे पुरस्कार या विनिमय कहना व्यावहारिक रूप से अपमान था। वे परिवार थे और परिवार ही परिवार की देखभाल करता था। लॉन चेन के 3000 रन मूल रूप से बैंगनी रक्त जाति के 3000 कानूनों का प्रतिनिधित्व करते थे। वायलेट एबिस के शिष्यों से जो ऊर्जा वापस आई, उसमें इन 3000 कानूनों की उनकी समझ और समझ शामिल थी। ये ठंडे वित्तीय अर्थों में कोई आदान प्रदान नहीं था, बल्कि पारस्परिक उत्थान शक्तियों का अभिसरण था। 30 मिलियन शिशुओं का ज्ञान रेत के कणों की तरह जमा हो गया, जिससे लॉन चेन को उन क्षेत्रों में नई अंतर्दृष्टि मिली जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लॉन चेन ने हाथ की मुहरें बनाई। 3000 जंजीरें जल उठी और बैंगनी रंग की लपटों ने उसे घेर लिया। बैंगनी सोने की बाह ने आग की लपटों को उसके शरीर में निर्देशित किया। धीरे धीरे समय बीता गया। छठे दिन लॉन चेन के आसपास की आग की लपटें आखिरकार बुझ गईं। पथ मार्गदर्शन टैबलेट भी एक बार फिर शांत हो गया। जब लॉन चेन ने अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखों में एसेंस रून दिखाई दिया। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी आंखें बैंगनी हो गईं। इन बैंगनी आंखों में 36 हाथ की मुहरें बनाने वाले 2 हाथ एक झटके में प्रतिबिंबित हुए। आकाश में जानलेवा शक्ति से भरी हुई एक विशाल तलवार प्रकट हुई। इसने पृथ्वी की ओर इशारा किया। लॉन चेन ने अपना हाथ लहराया और यह विशाल तलवार नष्ट हो गई, लुप्त होती रूनों में बदल गई। इस प्रलयकारी हमले को वैसे ही रोक दिया गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजना को दबाते हुए बैंगनी सुनहरे ध्रुव की ओर गहराई से झुक गया। मुझे अर्थ डाउ वायलेट आंखें देने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। अध्याय 7042 ज्यूली दिव्य क्षेत्र। लॉन चेन के आध्यात्मिक स्थान पर लौटते ही बैंगनी सोने का ध्रुवीय कवच गुलजार हो गया। उनके बीच संबंध के रूप में बैंगनी रक्त के साथ पोलाम लॉन चेन के अपने दिव्य हथियार की तरह था और लॉन चेन के आध्यात्मिक स्थान में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम था। लॉन चेन के आध्यात्मिक स्थान में एक और भयानक अस्तित्व सोया हुआ था, ड्रैगनबोन एविलमून। और अभी एविलमून बिल्कुल भयावह लग रहा था। ये रक्त क्यूरी में ढका हुआ था और ये लाल रंग की रोशनी की घातक किरणें उत्सर्जित करते हुए रक्त के रंग के सूरज जैसा लग रहा था। हालांकि बैंगनी सोने का पोलाम एविलमून को स्वीकार भी नहीं करता था। इसने एविलमून से अपनी दूरी बनाए रखी और चुपचाप वहां तैरता रहा। इसने लॉन चेन से भी सीधे बात नहीं की, लेकिन इससे होने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने लॉन चेन को एक संदेश महसूस करने की इजाजत दी। हालांकि बैंगनी सोने के ध्रुव ने इस प्रक्रिया को निर्देशित किया था, लेकिन उसने इसे नियंत्रित नहीं किया था। लॉन चेन की नई बैंगनी रक्त आंखें वह नहीं थी जो उसने उसे दी थी, बल्कि कुछ ऐसी थी जो उसने इस अवसर के कारण संयोगवश जागृत कर ली थी। जिस क्षण उसने ये क्षमता जागृत की, उसे सहज ही पता चल गया कि इसे क्या कहा जाता है। लेकिन वायलेट गोल्ड पोलाम के अनुसार अर्थ डाउ वायलेट आंखें बैंगनी रक्त जाति की ज्ञात रक्त रेखा क्षमता नहीं थी। वस्तुतः ऐसी दिव्य क्षमता उनकी जाति के किसी भी सदस्य में कभी जागृत नहीं हुई थी। लॉन चेन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। बैंगनी रक्त जाति के 3000 रन एक साथ संघनित हो गए थे और पृथ्वी दाव बैंगनी आंखों में परिष्कृत हो गए थे। दूसरे शब्दों में पृथ्वी दाव वायलेट आंखों में बैंगनी रक्त जाति के 3000 कानून, साथ ही 30 मिलियन से अधिक शिशुओं की रक्त संबंधी दिव्य क्षमताएं और दिव्य तकनीकें शामिल थीं। उनके साथ लॉन चेन को सेंट बॉडी या हाथ की मोहरों की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल पृथ्वी दाव वायलेट आंखें खोलकर वह तुरंत दिव्य क्षमताओं को प्रकट कर सकता था। अभी उसने सेंट स्वॉर्ड जजमेंट का उपयोग किया था और उसने जानबूझकर बैंगनी सोने के पोलाम की शक्ति के बजाय केवल अपनी शक्ति का उपयोग किया था। और जैसा कि यह निकला, सेंट स्वॉर्ड जजमेंट जिसे पृथ्वी दाव वायलेट आंखों के माध्यम से तुरंत बुलाया गया था, न केवल अधिक शक्तिशाली था, बल्कि इसने कम ऊर्जा की खपत भी की थी। इसे उजागर करने में उसकी रक्त शक्ति का केवल 1/3 ही उपयोग हुआ था। यदि वह इसे ढालने में अधिक समय लगाता तो इसकी शक्ति बढ़ जाती, जबकि ऊर्जा की खपत कम हो जाती। बस आधी सांस का समय और जोड़ने से इसकी शक्ति कम से कम दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा उसने अभी इस नई दिव्य क्षमता को जागृत किया था। उसके पास अभी बहुत कुछ है जिसमें वह सुधार कर सकता था। इसके अलावा लॉन चेन को यह एहसास था कि इस दिव्य क्षमता की असली शक्ति तभी प्रकट होगी जब वह एक दिव्य संप्रभु बन जाएगा। ऐसा क्यों था, इसके बारे में वह स्वयं निश्चित नहीं था। लॉन चेन प्लाजा में लौट आया। शेन क्विंटेज़ो और अन्य लोग अभी भी ध्यान कर रहे थे। लॉन चेन की समझ और युद्ध के अनुभव को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन 30 मिलियन शिशुओं द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली ऊर्जा ने लॉन चेन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। बैंगनी सोने के पोलाम की योजना वास्तव में अविश्वसनीय थी। इसने उन्हें तुरंत स्वर्ग में चढ़ने की अनुमति दी थी। अब ऐसा महसूस हुआ जैसे नश्वर संसार से अमर संसार तक लड़ने और मारने के उसके सारे प्रयास उनके लिए ही थे। हालांकि लॉन चेन को कुछ और भी एहसास हुआ। अब जब उन्होंने उसके अनुभव और समझ को आत्मसात कर लिया था, तो इसने उन पर एक छाप छोड़ दी थी। उनके रास्ते अब उससे जुड़ गए थे। दूसरे शब्दों में, अगर यह पता चला कि लॉन चेन का रास्ता गलत था या उस पर आगे नहीं चला जा सकता था, तो ये शिष्य भी उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने अपने भाग्य को एक साथ बांध लिया था। यह आपसी विश्वास था। लॉन चेन ने उन्हें अपना अतीत दिया और उन्होंने अपना भविष्य उसे सौंप दिया। बड़े भाई, आप वापस आ गए। जब लॉन चेन प्लाजा पर पहुंची, तो सबसे पहले शेन क्विंशु जागे। उनकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। उसकी नजर ब्लेड की तरह तेज थी और जब उसने लॉन चेन की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वो लगातार कमजोरियों की तलाश में थी। इसके अलावा उसकी आभा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जुटाने के लिए उसे केवल एक विचार की आवश्यकता थी।
कानून उसके नियंत्रण में थे। वह थोड़ी सी नहीं बल्कि मजबूत हो गई थी। लॉन चेन ने पहले उसे आसानी से हरा दिया था, लेकिन अब भले ही वो खुद मजबूत हो गया था, वह बिना प्रयास के शेन क्विंगजू को नहीं हरा सकता था। बड़े भाई धन्यवाद। मुझे वास्तव में कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना बच्चा था। मैं पहले कभी भी किसी वास्तविक विशेषज्ञ से अपनी तुलना करने में सक्षम नहीं था। शेन किंगजू ने भावनात्मक रूप से कहा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी खुद को सभी प्रतिभाओं के शीर्ष पर खड़ा समझता था, लॉन चेन की सत्ता की राह देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भूली थी। तुम्हारे सामने अभी भी एक लंबी सड़क है। शिखर तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता अभी शुरू हुआ है। इस दौरान हमारे भाइयों और बहनों का ख्याल रखना, उन्हें ढीला मत पड़ने दो। लॉन चेन ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। शेन क्विंगजू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, वह एक समय बहुत घमंडी थी, लेकिन अब वो लॉन चेन के सामने पूरी तरह से आज्ञाकारी थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में कोई भी लॉन चेन के सामने बोलने के योग्य नहीं है। लॉन चेन ने धीरे से कहा, इसके अलावा मुझे वानी की देखभाल के लिए आपको परेशान करना होगा। मुझे आशा है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। शेन क्विंगजू पहले तो चौंक गई, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि ऐसा वानी के वायलेट एबिस का मूल सदस्य नहीं होने के कारण था। बैंगनी सुनहरे पोलाम की योजना में उसे शामिल नहीं किया गया था। वह और अन्य जो सॉवरेन माउंटेन से आए थे, वे इस अवसर से दूसरों की तरह उतना प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास पूरी तरह से शुद्ध दिमाग और आत्मा नहीं थी। परिणाम स्वरूप जब हर कोई जाग गया तो जीवानी तुरंत वायलेट एबिस गोल्डन रैंकिंग से गिर सकती है। लॉन चेन को चिंता थी कि जीवानी निराश होगी। इसके अलावा जैसे जैसे हर किसी की शक्ति बढ़ती जाएगी, अंतर भी बड़ा होता जाएगा। उस तरह का झटका निश्चित रूप से जीवानी के दाव हृदय को प्रभावित करेगा। इस प्रकार उन्होंने शेन किंगजू को इस बारे में चेतावनी दी। चूंकि लॉन चेन उनका बड़ा भाई था, स्वाभाविक रूप से उसे उनमें से हर एक की देखभाल करनी थी। बड़े भाई चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल सुनिश्चित करूंगा। शेन क्विंगजू ने वादा किया। इससे लॉन चेन को आराम मिला। यदि वे वास्तव में उसकी समझ और अनुभव से सीख सके, तो जागने के बाद जादुई कलाओं और दिव्य क्षमताओं पर उनका नियंत्रण एक नए स्तर पर चढ़ जाएगा। वे जिस भी बाधा में फंसे होंगे, उसे आसानी से पार कर लिया जाएगा। 30 करोड़ गोभी बाघों और भेड़ियों की सेना बनने की राह पर थे। वे निश्चित रूप से दुनिया की सबसे भयानक सेना बन जाएंगे। बेशक ड्रैगनब्लड सेना के अलावा चीजों को व्यवस्थित करने के बाद लॉन चेन ली कियाविन को अलविदा कहने की परवाह किए बिना चला गया। आखिरकार उसे अभी भी बैंगनी सोने का पोलाम वापस करने के लिए वापस आना पड़ा। उसने एक कदम के साथ बैंगनी रसातल को छोड़ दिया और फिर दूसरे कदम के साथ स्वर्ग और पृथ्वी में गायब हो गया। एक क्षण बाद वह एक प्राचीन शहर के अंदर दिखाई दिया। हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी के लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक रिपोर्ट लेकर आगे बढ़ा। मास्टर लॉन चेन, ये पिछले कुछ दिनों में स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में जो कुछ हुआ है उसका सारांश है। लॉन चेन ने जानकारी को स्कैन किया और नाक में दम कर दिया। मैं केवल कुछ दिनों के लिए गया हूँ, लेकिन खतरनाक जानवर अपनी मदद नहीं कर सकते। ठीक 3 दिन पहले एक सेना ने दिव्य राजधानी पर हमला किया था। उनमें से 3 लाख थे, जो कई प्रमुख सेनाओं की एक संयुक्त सेना थी। उनका नेता सीखने का स्वर्गीय भव्यता महल था। ये हमला महज एक जांच छक्का था। वे फुल मून संप्रदाय की शक्ति का परीक्षण कर रहे थे, साथ ही अन्य प्रमुख ताकतों की प्रतिक्रिया का भी परीक्षण कर रहे थे। फुल मून संप्रदाय ने अब तक अपने भव्य गठन की मरम्मत कर ली थी और दिव्य राजधानी पूरी गति से कर्म भाग्य को अवशोषित कर रही थी। जब वे बचाव करना चाहते थे तो वे एक लोहे के किले थे जिसे तोड़ना असंभव था। ये 3 लाख लोग स्वाभाविक रूप से उनके लिए खतरा पैदा करने में असमर्थ थे। हालांकि ये अनगिनत ताकतों के लिए एक घोषणा थी। सीखने का स्वर्गीय वैभव महल अब छिपा नहीं रहा था कि वे कौन थे। उन्होंने लोगों को सीधे तौर पर बताया कि उन्हें भगवान ब्रह्मा का समर्थन प्राप्त था। दूसरे शब्दों में भगवान ब्रह्मा लोगों की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कर रहे थे। क्या वह दिव्य राजधानी पर कब्जा करने के प्रयासों को यूं ही छोड़ देगा? निश्चित रूप से नहीं। दिव्य राजधानी स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत का केंद्र थी। ये वास्तव में मांस का एक रसदार टुकड़ा था जिसे हर कोई चाहता था। इसके अलावा लड़ाई ने यह बिगाड़ दिया कि बाहरी शैतानों ने अपने बदले हुए स्वामी हासिल करने में अनगिनत साल बिताए थे। इतने सारे खजाने को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों में जब लॉन चेन वायलेट एबिस में था, उत्परिवर्तित जीवन रूपों के बीच एक भयानक राजा पैदा हुआ था। स्वर्गीय भाग्य जनजातियां एकजुट होने लगी थीं, और जब ऐसा हुआ तो उत्परिवर्तित जीवन रूप वास्तव में भगवान ब्रह्मा और बाहरी शैतानों के साथ तीसरी प्रमुख शक्ति बन जाएंगे। हेवनली मैग्निफिसेंस पैलेस ऑफ लंदन का जांच छक्का दैवीय पूंजी की शक्ति के बारे में सच्चाई का पता लगाने का एक प्रयास था। साथ ही बाहरी शैतान और हेवनली फेट अलायंस प्रतिक्रिया में क्या करेंगे। वे ये भी देखना चाहते थे कि वाइन गॉड संप्रदाय, तिसेंट राम मंदिर और सुलेख संप्रदाय कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वायलेट एबिस तक संदेश पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं वायलेट एबिस और दिव्य राजधानी के बीच एक परिवहन संरचना का निर्माण करना चाहता हूँ। लॉन चेन उपहासपूर्वक मुस्कुराया। ये स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत के लिए एक बार फिर बैंगनी रक्त जाति को जानने का समय था। इसकी व्यवस्था करने के बाद लॉन चेन ने एक प्राचीन शहर में आने के लिए सीधे परिवहन संरचना का उपयोग किया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक दुबला पतला परिष्कृत बुजुर्ग उसका स्वागत करने के लिए प्रकट हुआ। मेरा नाम लॉन ज्ञान है और मैं ज्यूली दिव्य क्षेत्र का एक स्वर्गीय बुजुर्ग हूँ। नमस्कार डीन लॉन चेन। अध्याय 7043 उनका रुख। ये शहर ज्यूली दिव्य क्षेत्र की निगरानी में था। इसके अलावा हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी ने लॉन चेन के आने से पहले ही ज्यूली दौड़ की सूचना दे दी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसी समय एक हेवन एडर ज्यूली दिव्य क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्तर का बुजुर्ग था। उनमें से एक का लॉन चेन जैसे युवा शिष्य का स्वागत करना स्पष्ट रूप से उसे चेहरा दे रहा था। उन्होंने उसे जरा भी अपमानित नहीं किया। नमस्ते बुजुर्ग लांग्यान। लॉन चेन ने बुजुर्ग की ओर अपनी मुट्ठी तान ली। यदि उन्होंने शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत किया तो कम से कम वे शिष्टाचार का प्रतिफल तो कर ही सकते थे। डीन लॉन चेन, ज्यूली दिव्य क्षेत्र में आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। कृपया मेरे साथ आएं। बुजुर्ग लॉन ज्ञान ने बहुत विनम्र और स्वागत योग्य व्यवहार करते हुए नेतृत्व किया। जैसा आप कहते हैं। लॉन चेन उसके पीछे पीछे आगे बढ़ा। जैसे ही वे चल रहे थे, एल्डर लॉन ज्ञान ने कहा, ये क्लाउड रिटर्न सिटी है जो ज्यूली डिवाइन दायरे के 36 प्रहरी शहरों में से एक है। प्रत्येक प्रहरी शहर वास्तव में एक शहर राज्य है, अपने स्वयं के संसाधनों और अर्थव्यवस्था के साथ एक स्वतंत्र क्षेत्र है। वे सभी अपनी स्वयं की विकास रणनीतियों और यहाँ तक कि अपने स्वयं के संप्रभु कानूनों को बना और कार्यान्वित कर सकते हैं। क्लाउड रिटर्न सिटी को लेते हुए यहाँ नए युग के 31 लाख विशेषज्ञ हैं। मैंने सुना है कि आप वायलेट एबिस से आ रहे हैं, डीन लॉन चेन। मुझे आश्चर्य है क्लाउड रिटर्न सिटी की तुलना वायलेट एबिस से कैसे की जाती है। वह ढेर सारी बकवास कर रहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया रहस्योद्घाटन भी शामिल था कि ज्यूली जाति बैंगनी रक्त जाति के बारे में कुछ बातें जानती थी। हालांकि ये जानकारी केवल वही थी जो वायलेट एबिस ने जानबूझकर उन्हें जानने दी थी। लॉन चेन अब अच्छी तरह से जानता था कि वायलेट एबिस में होने वाली हर चीज की योजना बैंगनी सोने के ध्रुव द्वारा बनाई गई थी। दूसरों को ये जानने में कोई आपत्ति नहीं थी कि उनके पास नए युग के विशेषज्ञों की सटीक संख्या है, लेकिन उनके पास केवल 30 मिलियन शिष्य थे, जबकि ज्यूली दिव्य क्षेत्र के प्रहरी शहरों में से केवल एक में पहले से ही 31 मिलियन थे। बुजुर्ग लॉन ज्ञान को स्पष्ट रूप से यह पता था, फिर भी वो लॉन चेन के सामने उनकी तुलना इस तरह कर रहा था। ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था। यह एक ही समय में एक परीक्षण और उकसावे के साथ साथ एक धमकी भी थी।
लॉन्चेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वह लोंगियान के रवैये से पहले ही ज्यूली जाति के उच्च पदस्थों का रुख बता सकता था। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो क्यों पूछें? बुजुर्ग लोंगियान मुस्कुराए। डीन लॉन्चेन, इसका क्या मतलब है? ये बूढ़ा धूमिल वास्तव में एक नकली व्यक्ति था। वह कुछ ताजा चिकन के लिए लॉन्चेन ले गया। क्या उसने सोचा कि लॉन्चेन को धोखा देना आसान था? लॉन्चेन अब अवमानना से भर गया था। ज्यूली दिव्य क्षेत्र ने वास्तव में स्वयं को अधिक महत्व दिया। यहाँ तक कि वाइन गॉड पैलेस और सेंट दाव मंदिर के साथ साथ कई शानदार युद्ध रिकॉर्ड के साथ उनके संबंधों के बावजूद वे अभी भी उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे। लॉन्चेन ने व्यंग्य किया। बैंगनी रक्त जाति और ज्यूली जाति का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। क्या आपका लक्ष्य दिव्य राजधानी नहीं है? आप में से प्रत्येक कितना मजबूत है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप दिव्य राजधानी में जाना चाहते हैं तो आपको बस मुझे उचित रवैया दिखाना चाहिए और फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ी मुट्ठी से धमका रहे हैं। क्या आप बहुत भोले नहीं हैं? क्या आपने पहले कभी मेरे बारे में कुछ सुना है? क्या कभी किसी अफवाह में कहा गया है कि लॉन्चेन ने किसी मजबूत व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? लॉन्चेन के शब्द अब अहंकारी थे और ज्यूली जाति को कोई सम्मान नहीं देते थे। जब वे पहली बार मिले तो वह कम से कम विनम्र थे, क्योंकि दूसरे पक्ष ने भी उन्हें थोड़ा सम्मान दिया था। हालांकि एडलोंगियान अब खुलेआम लॉन्चेन को उकसा रहे थे और लॉन्चेन को पता था कि अब शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्चेन की अचानक शत्रुता से बुजुर्ग लोंगियान आश्चर्यचकित थे। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन वास्तव में वो अंदर से खुश था। फिर उसने जो अभिव्यक्ति व्यक्त की वो शर्मिंदगी वाली थी। आखिरकार एडलोंगियान के पीछे ज्यूली जाति के अन्य विशेषज्ञ भी थे। उनके भाव गहरे हो गए, विशेषकर युवा शिष्यों के। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और एक जानलेवा हवा उनके चारों ओर घूम गई। बुजुर्ग लोंगियान ने झट से कहा, डीन लॉन्चेन, गलत मत समझो। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि आपके पास ज्यूली जाति और बैंगनी रक्त जाति दोनों का खून है, लेकिन बैंगनी रक्त जाति में लंबे समय से गिरावट आई है। उनके पास शिशुओं की दयनीय संख्या है और उनका भविष्य अंधकार में है। लेकिन ज्यूली जाति को देखो, हम अपने चरम पर हैं। हमारे पास अनगिनत प्रतिभाएं हैं। हमारा एक एकल प्रति शहर वायलेट एबिस के बराबर है। डीन लॉन्चेन, आपके पीछे हाई फर्मामेंट अकादमी और ड्रैगन रेस है, तो क्यों ना हम अपनी ज्यूली रेस के साथ मिलकर काम करें? इस युग में हम अपने लिए एक नई दुनिया बना सकते हैं। एक नई दुनिया, इसे अपनी गांड में घुसाओगे? क्या तुम ऐसा करोगे? लॉन्चेन ने उसे अंदर ही अंदर श्राप दिया। वह आंखों पर पट्टी बांधकर एक मील दूर से ही उनके इरादे देख सकता था। वे बस उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। इस प्रकार वह अचानक रुक गया। आपके पत्र में मुझे घर लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन अब जब मैं लौट आया हूँ तो ऐसा लगता है कि यह वास्तव में व्यवसाय के बारे में है। खैर, अगर यह सिर्फ व्यवसाय है तो मुझे लगता है कि ज्यूली दिव्य क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के सौदे के लिए हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी अधिक उपयुक्त है। लॉन्चेन को समान सामग्री वाले 2 पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन वह जानता था कि बैंगनी रक्त जाति ने सबसे पहले अपना पत्र भेजा था। उन्होंने जानबूझकर ज्यूली जाति को इसकी सामग्री देखने दी थी। बेशक ज्यूली जाति ने लॉन्चेन को ये बताने के लिए उसी संदेश का इस्तेमाल किया था कि वे वायलेट एबिस में जो कुछ भी हुआ था उसे जानते थे। यह एक चेतावनी थी और उस पर मानसिक दबाव डालने का एक तरीका था। उन्हें यह नहीं पता था कि वायलेट एबिस वास्तव में लॉन्चेन का घर था। उनकी हरकतें लॉन्चेन के लिए पूरी तरह से एक मजाक थी। नहीं, डीन लॉन्चेन, कृपया हमारे इरादों को गलत न समझें। ये सिर्फ मेरे अपने विचार हैं। इसका दायरे के मालिक से कोई लेना देना नहीं है। दायरे का मालिक आपको परिवार के रूप में देखता है और अगर परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती तो आप बहुत पहले ही मिल चुके होते। बुजुर्ग लोंगियान ने तुरंत माफी मांगी। जाहिर है वो उसी के अनुसार कार्य कर रहा था जैसा उसे निर्देश दिया गया था। उच्च अधिकारियों ने उसे लॉन्चेन को प्राप्त करने और उसका परीक्षण करने के लिए कहा था। वह एक चतुर बूढ़ा लोमड़ी था और इस संबंध में कुशल था, इसलिए तो उसे भेजा गया था। दुर्भाग्य से उसके लिए, यदि उसके जैसे लोगों को चतुर बूढ़े लोमड़ियों के रूप में गिना जाता है तो लॉन्चेन भी प्रारंभिक अराजकता युग से स्वर्गीय नाइटिल्स हो सकता है। यदि वे कार्रवाई करना चाहते तो वह उनसे आगे निकल सकता था। इस प्रकार जैसे ही वे मिले, लॉन्चेन ने एक अहंकारी युवक की तरह व्यवहार किया जिसने अपने असामयिक तिरस्कार को जल्दबाजी में छिपा लिया। परिणामस्वरूप लोंगियान ने सोचा कि उसने लॉन्चेन के चरित्र को समझ लिया है और उसे इतना परखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने अनुभव से सब कुछ समझ लिया था और अब लॉन्चेन के प्रदर्शन ने उसकी कटौती की और पुष्टि कर दी। उन्होंने सोचा कि उनका विश्लेषण बिल्कुल सही था। लॉन्चेन ने भौहें ऊपर उठाई। परिवार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बुरान यहाँ ज्यूली दिव्य क्षेत्र में है। वह और मैं नश्वर दुश्मन है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि मेरे ज्यूली दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह मुझे निशाना नहीं बनाएगा? ये बुरान ज्यूली दिव्य क्षेत्र में था। ये वास्तव में एक रहस्य था, लेकिन वायुन ट्रेडिंग कंपनी की नजरों से यह रहस्य छिपा नहीं था। जब ये बुरान का जिक्र हुआ तो बुजुर्ग लोंगियान का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुस्कुरा दिए। क्षेत्र स्वामी को इसके बारे में पहले से ही पता है। ये बुरान की अदूरदर्शिता के परिणामस्वरूप शिशु ने एक दूसरे की परवाह किए बिना एक दूसरे को मार डाला। यह एक बड़ा पाप था। यह आपकी गलती नहीं थी। क्षेत्र स्वामी ने पहले ही ज्यूली टॉवर को वापस ले लिया है और ये बुरान को अंदर रोक दिया है। लेकिन हम सभी को समय के साथ तालमेल बिठाते रहना चाहिए। अब जब नया युग आ गया है तो हमें भविष्य का सामना करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? लॉन्चेन ने अंदर व्यंग्य किया। एक छोटा बच्चा भी इस सद्भावना के प्रदर्शन से धोखा नहीं खाएगा। हालांकि उन्होंने लोंगियान को उजागर नहीं किया। इसके बजाय वह तब तक बुजुर्ग का अनुसरण करता रहा जब तक कि वे एक बहुरंगी परिवहन संरचना तक नहीं पहुंच गए। बस परिवहन संरचना सक्रिय हो गई और लॉन्चेन को तुरंत एहसास हुआ कि लोंगियान और अन्य लोग अब आराम कर चुके हैं। वह मनी मन हंसा। हाँ, आपको लगता है कि आपका ज्यूली दिव्य क्षेत्र राक्षसों का अड्डा है। ऐसा ही हो। यदि तुमने मुझे उकसाया तो मैं तुम्हारे दिव्य क्षेत्र को एक राक्षस कब्रिस्तान में बदल दूंगा। वह जानता था कि ज्यूली डोर अपने सभी पत्ते उसके सामने मेज पर रखने वाली थी और वह इसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 7044 अधिनियम के साथ संपन्न। जब परिवहन निर्माण शुरू हुआ तो लॉन्चेन को अचानक एक लगभग अगोचर ऊर्जा महसूस हुई जो उसे स्कैन कर रही थी। लॉन्चेन के आध्यात्मिक स्थान में बैंगनी सुनहरे ध्रुव ने भी इसे महसूस किया और प्रतिक्रिया देने वाला था, लेकिन एक विचार के साथ लॉन्चेन ने सीधे ध्रुव को मूल अराजकता स्थान में स्थानांतरित कर दिया। वह स्कैनिंग ऊर्जा ज्यूली टॉवर से आनी थी। वे दोनों मौलिक अराजक दिव्य वस्तुएं थीं और बैंगनी सोने का पोलार बूट करने के लिए अधूरा था, इसलिए ये टॉवर की इंद्रियों से बच नहीं सकता था। इस प्रकार लॉन्चेन ने इसे प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। ज्यूली टॉवर निश्चित रूप से इसे वहां महसूस नहीं कर पाएगा। जहां तक एविलमुन की बात है, ज्यूलर टॉवर इसे महसूस करने में असमर्थ था। आखिरकार एविलमुन ने पहले ही उसे गुरु के रूप में पहचान लिया था और यह पूरी तरह से उसके अनुरूप था। लेकिन बैंगनी सुनहरा पोलार अलग था। जब तक ये मौजूद था, ज्यूली टॉवर लॉन्चेन की रिक्त रेखा में उतार चढ़ाव के आधार पर यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि यह उसके भीतर मौजूद था। बल कुछ देर तक स्कैन करता रहा, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला और वह तुरंत गायब हो गया। इस स्कैन को छुपाने के लिए परिवहन संरचना के झटकों का उपयोग करना अन्यथा एक त्रुटिहीन योजना कहा जा सकता है, लेकिन लॉन्चेन के सामने यह अभी भी एक मजाक था। अंतरिक्ष कांप उठा। उनके चारों ओर का दृश्य बदल गया। वे एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला में दिखाई दिए जो भूमिगत सोए हुए विशाल ड्रैगन की रीढ़ की तरह लग रहे थे।
पर्वत शिखरों के ऊपर मंडप बने हुए थे। हर एक मंडप चमक रहा था और दूसरे मंडपों से जुड़ा हुआ था। यह एक विशाल भव्य संरचना थी और लॉन्चेन अब इस भव्य संरचना के अंदर था। वह संरचना के भयानक दबाव को महसूस कर सकता था और वह बता सकता था कि जैसा कि वह कुछ क्षण पहले सोच रहा था, वह वास्तव में राक्षसों की मान में प्रवेश कर गया था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। न केवल उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, बल्कि उसका हृदय भी शांत था। यह कोई कृत्य नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मविश्वास था। बेशक सच्चाई ये थी कि अगर वायलेट एबिस ने उसे बैंगनी सुनहरा पोलाम नहीं दिया होता, तो लॉन्चेन ने अकेले यहाँ आने का जोखिम नहीं उठाया होता। उन्होंने अपने साथ जाने के लिए ग्रीन और 6 को बुलाया होगा। वह मूर्ख नहीं था और एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अनावश्यक खतरे में नहीं डालता। और यह वास्तव में अनावश्यक था। लॉन्चेन ने ज्यूली जाति के साथ बातचीत करके कुछ भी अच्छा हासिल करने की कभी उम्मीद नहीं की थी। लॉन्डियान ने पहाड़ों और दिव्य प्रकाश की ओर इशारा किया। उन्होंने अहंकारपूर्वक कहा, डीन लॉन्चेन, ये ज्यूली दिव्य क्षेत्र का स्वर्ग ग्रहण करने वाला भव्य निर्माण है। आप क्या सोचते हैं? अब जब वे ज्यूली दिव्य क्षेत्र में लौट आए थे, तो लॉन्डियान स्पष्ट रूप से पूरी तरह आश्वस्त था। वह पहले की तरह सावधानी से काम नहीं कर रहा था। स्वर्ग पर कब्जा। ऐसा लगता है कि ज्यूली दिव्य क्षेत्र लंबे समय से नए युग की तैयारी कर रहा है। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। लॉन्डियान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जिनके पास दूरदर्शिता की कमी है वे अनिवार्य रूप से आपदा से एक कदम दूर होंगे। बेहतर है कि बारिश होने से पहले खिड़कियां बंद कर लें और प्यास लगने से पहले कुआं खोद लें। इस युग में ज्यूली जाति निश्चित रूप से मानव जाति के शिखर के साथ साथ दुनिया के शिखर पर भी खड़ी होगी। हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। वह अचानक अहंकारी और दबंग हो गया था, या दूसरे शब्दों में उसने दिखावा करना बंद कर दिया था और अपना असली चेहरा उजागर कर रहा था। लॉन्चेन ने उदासीनता से कहा, तो फिर मैं आपको पहले से बधाई दूंगा। इस व्यंग्य ने ज्यूली जाति के सदस्यों को तुरंत चिढ़ा दिया। हर कोई कह सकता है कि उन्होंने इस बयान की अवमानना की थी। एक शिष्य आगे बढ़ा और चिल्लाया, लॉन्चेन, तुम्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि यह ज्यूली दिव्य क्षेत्र है, ऐसी जगह नहीं जहां आप अनियंत्रित रूप से भाग सके। लॉन्चेन ने तुरंत उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। उस आदमी का चेहरा उड़ गया और वह टूटते तारे की तरह उड़ गया। इतना शोर! आपको क्या लगता है कि आप कौन होते हैं ऐसे व्यक्ति को डांटने वाले जिसे आपको भगवान कहकर संबोधित करना चाहिए? लॉन्चेन ने उपहास किया। हाई फर्मामेंट अकादमी के डीन के रूप में लॉन्चेन वास्तव में इस तरह के खिताब के लिए योग्य थे। उनकी पीढ़ी के लोग उस स्तर के भी आसपास नहीं थे जहां वे उनसे लापरवाही से बात कर सके। अशिष्टता की तो बात ही छोड़ दें। मृत्यु को प्रणाम। दूसरा शिष्य दहाड़ा। ये देखकर कि लॉन्चेन ने यहाँ लोगों पर हमला करने का साहस किया, उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। या कम से कम उसने कोशिश की। वह इसे आधा ही खींच पाया था कि 7 रंग की रोशनी की एक किरण उसके सिर में घुस गई। वह जम गया और फिर धीरे धीरे ढह गया, फिर कभी नहीं उठ सका। लॉन्चेन हैरान और क्रोधित लॉन्डियान की ओर वापस लौटा। एडर लॉन्डियान, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अब खुद को नियंत्रित करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यूली दिव्य क्षेत्र में आ गया हूँ, तो मैं वास्तव में हूँ। चूंकि उन्होंने अपना दिखावा छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया। अगर वे खेलना चाहते तो वो उनके साथ जाते। लॉन्डियान ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि ज्यूली दिव्य क्षेत्र में रहते हुए भी लॉन्चेन इतना अहंकारी होगा। उसने तुरंत एक शिष्य को मार डाला था और दूसरे को घायल कर दिया था। उन्होंने ज्यूली जाति को कोई चेहरा नहीं दिया। लॉन्डियान की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। ठीक है, तुम थोड़े बकवास हो। देखते हैं तुम कब तक अहंकारी व्यवहार करते रहोगे। लेकिन उनके अगले शब्द उनके विचारों से बिल्कुल विपरीत थे। उसने अपने दांत भींचे और कहा, डीन लॉन्चेन, कृपया कुछ सम्मान दिखाएं। लॉन्चेन ने उदासीनता से कहा, मुझे किसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? जो व्यक्ति अभी मरा, क्या वह आपके पिता थे? आप इतने व्यतीत क्यों दिख रहे हैं? लॉन्डियान ने क्रोधित होकर कहा, आप। लॉन्चेन, बहुत दूर मत जाओ। आप और मैं दोनों का उपनाम लॉन्ग है। हम दोनों लॉन्ग परिवार से हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे कहते हैं। मैं आपका बड़ा हूँ। मेरे बड़े, क्या आप खुद को ऐसा कहलाने के योग्य हैं? आप अभिनय करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? लॉन्चेन ने जवाब दिया। फिर वह वैसे ही आगे चलने लगा। लॉन्डियान के माथे पर एक नस धड़क उठी। वह लगभग वहीं पर फट गया। वह एक स्वर्गीय बुजुर्ग, अपार अधिकार और रुतबा वाला व्यक्ति था। किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अब वो अपने ही घर में था, फिर भी उसे कुत्ते की तरह डांटा जा रहा था। लॉन्चेन अब आगे बढ़ रहा था। एक बुजुर्ग लॉन्डियान के सामने आया और उसे इशारा किया। लॉन्डियान ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने लॉन्चेन का पीछा किया। क्या पोज है? ऐसा लग रहा था कि लॉन्चेन खुद से बात कर रहा है, लेकिन इसे लॉन्डियान लगभग नियंत्रण को बैठा और उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से लॉन्चेन ने आगे कुछ नहीं कहा। यह कौन जानता था कि वह अंत में खुद को नियंत्रित करने में कामयाब होगा या नहीं। अशुद्ध शरीर और अशुद्ध आत्मा नए युग की आभाओं के अंदर बीज की तरह रोपित हो गई थी। शायद केवल ज्यूली टावर ही ऐसा कारनामा करने में सक्षम है। जैसे ही वह चला, लॉन्चेन को लॉन्डियान के ऊर्जा हस्ताक्षर का एहसास हुआ। उसके बढ़े हुए गुस्से के कारण लॉन्डियान की ऊर्जा में बहुत अधिक तीव्रता से उतार चढ़ाव हो रहा था, जिससे सच्चाई को समझना आसान हो गया। यही मुख्य कारण था कि लॉन्चेन सक्रिय रूप से उसे क्रोधित करने की कोशिश कर रहा था। अपने भीतर स्थापित नए युग के नियमों के अलावा लॉन्चेन को कार्मिक भाग्य का भी एहसास हुआ। ये व्यक्ति आरंभ से ही सर्वोच्च दिव्य संप्रभु था और ऐसा लग रहा था कि ज्यूली टावर की सहायता के लिए धन्यवाद, वो समय की सीमाओं को पार कर गया और नए युग का विशेषज्ञ बन गया। यह एक स्वर्ग विरोधी क्षमता थी। उसने कहा। लॉन्डियान निश्चित रूप से मजबूत था, लेकिन लॉन्चेन ने अभी भी उसे खतरे के रूप में नहीं देखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे एक पर्वत शिखर पर पहुंचे। यह स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक विशाल मीनार खड़ी थी। ये प्राचीन मीनार एक ऐसी आभा बिखेरती थी जो प्राचीन और विशाल लगती थी। इससे तेज जानलेवा हवा भी निकली। हालांकि कई खतरनाक दरारों के कारण इसकी भव्यता खराब हो गई थी। स्पष्ट था कि यह मीनार एक बार टूट चुकी थी। टुकड़ों को वापस जोड़ दिया गया था, लेकिन निशान अभी भी ठीक नहीं हुए थे। ये पौराणिक मौलिक अराजकता वाली दिव्य वस्तुओं में से एक थी, ज्यूली टावर। अधिक विशेष रूप से ये संपूर्ण ज्यूली टावर था। लॉन्चेन ने आँख भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इसे इतनी जल्दी वापस जोड़ देंगे। इतना खराब भी नहीं। ज्यूली टावर ने अपने सभी टुकड़े पुनः प्राप्त कर लिए थे। भले ही इसकी पूरी तरह से मरम्मत न की गई हो, फिर भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी ओर बैंगनी रक्त जाति संकट में थी। उनके पास वायलेट गोल्ड बेल का हैंडल और क्लैपर था, लेकिन वास्तविक घंटी नहीं थी और अंतिम भाग को वापस लेना निस्संदेह एक और खूनी लड़ाई होगी। तभी एक बूढ़ा आदमी टावर से बाहर आया और लॉन्चेन को स्पष्ट हत्या के इरादे से घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी निगाहों से ही लॉन्चेन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। लॉन्चेन, किसने सोचा होगा कि हम दोबारा मिलेंगे? जब उसने इस आदमी को देखा तो लॉन्चेन मुस्कुराया। बहुत दिनों से नहीं देखा ये बुरान। अध्याय 7045 क्षेत्र लॉर्ड जियांगली। पहनने के मामले में ये बुरान लॉन्चेन की तुलना में कहीं अधिक खराब लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से ज्यूली दिव्य क्षेत्र में एक आसान समय नहीं बिता रहा था। निस्संदेह वो उसकी गलती नहीं थी। मूलतः वह महान युग के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने वाला था। ज्यूली शहर को भट्टी के रूप में और कर्म भाग्य को लॉ के रूप में उपयोग करते हुए उसने ज्यूली जाति की अपनी शाखा को ज्यूली दिव्य क्षेत्र में शामिल कर लिया होता और उसने कई लाभों के बदले में ज्यूली टावर का अपना हिस्सा पेश कर दिया होता। उसके पास एक महान नेता के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पद और महान अधिकार होता। हालांकि लॉन्चेन के कारण उनकी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं।
अंत में उसे एक जंगली कुत्ते की तरह भागना पड़ा और परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में यहाँ रहने के बजाय ज्यूली दिव्य क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। इसने व्यावहारिक रूप से उसे ज्यूली दिव्य क्षेत्र में हंसी का पात्र बना दिया। उसने इतनी शक्तिशाली शाखा को कैसे नष्ट कर दिया? उसके बाद संभवतः कौन उसका पक्ष ले सकता है? इसलिए भले ही ये बोरान को एक पद प्राप्त हुआ था जो कि वाइसरॉयल लॉर्ड का था, ये पद उपाधि के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसके पास कोई अधिकार नहीं था, न ही कोई विशेषाधिकार था। वास्तव में कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो खुलेआम उनका मजाक उड़ाते थे। वास्तव में अगर लॉन्चेन के साथ उसकी दुश्मनी नहीं होती तो वो इस तरह के आयोजन में शामिल होने के योग्य भी नहीं होता। लॉन्चेन ये बोरान के पास से गुजरा और गेट से होकर गुजरा। वह देख सकता था कि अंदर लोग खचाखच भरे हुए थे और वह मजाक में मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सचमुच जानबूझकर उस पर चीजें कठिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये बोरान को सिर्फ ताकत दिखाने के लिए बाहर निकाला था। लॉन्चेन, कितना बेशर्म! तुमने ज्यूली दिव्य क्षेत्र में आने की हिम्मत की। क्या तुम्हें अभी भी ज्यूली शहर के अरबों लोग याद हैं जिन्हें तुमने उनकी कब्रों पर भेजा था? क्या तुम उनकी क्रोधित आत्माओं की चीखें सुन सकते हो? ये बोरान ने एक रूप से दहाड़ा। कमरा विशेषज्ञों से खचाखच भरा हुआ था। उनमें से आधे उच्च प्राधिकारी वाली वरिष्ठ पीढ़ी के सदस्य थे और आधे इस पीढ़ी के महानतम प्रतिभाशाली थे। लॉन्चेन का नाम उनके लिए विदेशी नहीं था। जब ये बोरान पहली बार आए तो उन सभी ने इसे सीखा। इसके अलावा लॉन्चेन ने स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत में पहुंचने के बाद से कई स्वर्ग हिलाने वाले काम किए थे। वे लंबे समय से किसी न किसी स्रोत से उसका नाम सुनने के आदी हो चुके थे। किसी भी स्थिति में ज्यूली शहर के नष्ट हो जाने के कारण लॉन्चेन को अब एक नश्वर दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा। ये लगभग अकल्पनीय था कि उसने इस तरह ज्यूली दिव्य क्षेत्र में आने का साहस किया। यहाँ के बहुत से लोग उसे अपने दोनों हाथों से मारने के लिए तैयार थे। हालांकि क्षेत्र के स्वामी की सोच को समझना कठिन था। उसके आदेश के बिना उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अरबों लोग, हाँ, मैं उन्हें याद करता हूँ, लेकिन मैं क्रोधित आत्माओं को नहीं सुन सकता। क्या वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपने पापों का भुगतान अपने जीवन से करें? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी इतनी उम्र हो गई है। लॉन्चेन ने आंख भरी, बहुत सहानुभूतिपूर्ण लग रही थी। क्या बकवास है, आप ही थे जिन्होंने उन्हें मार डाला। ये बोरान दहाड़ा। लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाया। क्या अब? जहाँ तक मुझे याद है मैंने उन्हें जीने का मौका दिया था। आप ही थे जिन्होंने उन्हें रहने का आदेश दिया और उन्हें मार डाला। उनकी मौतें आपके कारण हुई और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे देखो, मेरे आसपास कोई भूत नहीं है। मेरा दिल अपराध बोध से मुक्त है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, ये देखकर कि वह बहस में लॉन्चेन को हरा पाने में असमर्थ था, ये बोरान और भी क्रोधित हो गया। उसने सीधे अपना ब्लेड निकाला। तुम सच में मरने के लायक हो। ये देखकर लॉन्चेन कुछ कदम पीछे हट गया जब तक कि वह उसके ठीक बगल में नहीं आ गया। उसने अपनी ही गर्दन थपथपाई। यह अच्छी जगह है। ये बोरान गुस्से से कांप उठा। उसके हाथों की नसें इस बात से धड़क रही थी कि उसने अपने हथियार को कितनी मजबूती से जकड़ रखा था, लेकिन उसने वास्तव में हमला करने की हिम्मत नहीं की। अब पाओ। हालांकि उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लॉन्चेन ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसने ये बोरान के चेहरे पर थप्पड़ मारा और साथ ही उसे डांटा भी। यदि आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बोरान दूर स्थित एक इमारत से इतनी जोर से टकराया कि वह ढह गई और वह मलबे में दब गया। इस दृश्य ने अंदर मौजूद सभी लोगों के हाव भाव बदल दिए। लॉन्चेन वास्तव में निर्लज्ज था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस थप्पड़ की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक थी। सौभाग्य से ये बोरान को ज्यूली टॉवर का आशीर्वाद प्राप्त था और कर्म भाग्य और कानून शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। अन्यथा वह थप्पड़ उसे कीड़े की तरह मारने के लिए काफी होता। लॉन्चेन महल में वापस चला गया और ठंडे स्वर में कहा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं जो भी करने की जरूरत है उसे करने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे हाथ बैंगनी रक्त जाति और ज्यूली जाति के खून से रंगे हुए हैं। मैं बैंगनी रक्त जाति के क्षेत्र को छोड़ने में सक्षम था और अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ज्यूली जाति मुझे यहाँ रखने की क्षमता रखती है। लॉन्चेन की आवाज कमरे में गूंज उठी। ये बेहद दबंग था और उसने ये दर्दनाक रूप से स्पष्ट कर दिया कि वह इन सभी विशेषज्ञों को कुछ भी नहीं समझता था। तभी तालियों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। एक व्यक्ति बड़ी शालीनता से केंद्रीय सिंहासन की ओर चला गया, एक नीला वस्त्रधारी बुजुर्ग। उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से युवा था और बड़ी मात्रा में कर्म भाग्य उसके चारों ओर घूम रहा था। उसकी हर हरकत स्वर्गीय दावों से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। ये व्यक्ति ज्यूली दिव्य क्षेत्र का स्वामी था, जो ज्यूली जाति का प्रभारी था, जियांग ली। वह सिंहासन पर बैठ गया और आहें भरने लगा। एक युवा में एक युवा जैसा अहंकार होना चाहिए। अच्छा, दुर्भाग्य से हम पहले से ही बूढ़े हैं। वह प्रशंसनीय लग रहा था और यहाँ तक कि उसे लॉन्चेन से ईर्ष्या भी हो रही थी। नुकसान का एहसास भी था। लॉन्चेन, क्या आपको दायरे के स्वामी से मिलते समय घुटने नहीं टेकने चाहिए? एक बुजुर्ग चिल्लाया। ये बुजुर्ग क्रोधित शेर की तरह था। उसने लॉन्चेन की ओर घूरकर देखा जैसे कि वह उसे जिंदा ही खा जाएगा। लॉन्चेन धीरे धीरे उस बुजुर्ग की ओर मुड़ा। अचानक उसकी आंखों में काले धब्बे उभर आए। बुजुर्ग का दिल जोर से धड़का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉन्चेन की आंखों में अजीब रून दिखाई दिए और बुजुर्ग की आत्मा अचानक कांप उठी। फिर लॉन्चेन ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। बुजुर्ग ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से छीन ली गई थी। वह पूरी तरह से डर गया था। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने किसी से उसे बचाने की गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सका। वह हिल नहीं सका। ये कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन उसकी दुनिया में बाकी सभी लोग जमे हुए थे। वह अकेले ही लॉन्चेन का सामना कर रहे थे। बस काफी है। जियांग ली की आवाज भावहीन थी। उसके बाद लॉन्चेन थोड़ा काम गया। एक राजसी शक्ति ने उसे उस बुजुर्ग से अलग कर दिया। सोल लॉकिंग अभिशाप के लिए पुर्गेटरी आइस का उपयोग करना ड्राउ वायलेट आइस के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन जियांग ली ने मेरी अभिशाप ऊर्जा का बहुत आसानी से मुकाबला किया। लॉन्चेन ने सोचा, ज्यूली टॉवर पर निश्चित रूप से उसका ही नियंत्रण है। बुजुर्ग अचानक जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि जियांग ली ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर से छीन ली गई थी। अब जब ये वापस आया तो उसका आत्मनियंत्रण विफल हो गया। वह स्तब्ध और क्रोधित था, साथ ही भयभीत भी था। लॉन्चेन हाई फर्मामेंट अकेडमी के डीन और ड्रैगन रेस के नेता हैं। ऐसा लगता है कि वह मानव जाति के सदस्य के रूप में ज्यूली डिवाइन दायरे में नहीं आए हैं। उस मामले में कोई कृपया एक कुर्सी लेकर आए। उनकी स्थिति इस हॉल में एक सीट की हकदार है, जियांग ली ने कहा। किसी ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया और लॉन्चेन कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे कि यह निश्चित ही हो। मुझे शब्द बर्बाद करना पसंद नहीं है। आपने मुझे दिव्य राजधानी के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, इसलिए रक्त संबंध या परिवार की भावना के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे एक प्रस्ताव दें। अध्याय 7046 शर्तें। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्चेन इतना सीधा होगा। वास्तव में जो लोग अपने पारिवारिक संबंधों और परिवार के बारे में चर्चा करने वाले थे, वे तुरंत ही अचंभित हो गए। लॉन्चेन का अर्थ इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। उसके हाथ बैंगनी रक्त जाति और ज्यूली जाति के खून से रंगे हुए थे। उनके रक्त संबंध का कोई मतलब नहीं था। वह यहाँ बिजनेस पर बात करने के लिए आए थे। यदि वे उससे कुछ भी दिए बिना लेना चाहते हैं तो वे इसे अभी छोड़ सकते हैं। कमरा खामोश हो गया। एक विशेष कोने में जियांग यूए और फेंगफी ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे के गंभीर चेहरे के पीछे छिपी मुस्कान देखी।
जियांग यूई अपनी अपार प्रतिभा की बदौलत इस कमरे में प्रवेश करने में सफल रही थी, जबकि फेंग फी को उसके द्वारा लाया गया था। जियांग यूई और फेंग फी लॉन चेन के पुराने परिचित थे और चुनकी क्षेत्र का स्वामी तकनीकी रूप से जियांग यूई के परिवार से था, इसलिए उन्हें एक ही पक्ष में माना जा सकता था, इसलिए किसी ने उनकी उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। लॉन चेन को फिर से देखकर उन्हें खुशी हुई, लेकिन चिंता भी हुई। वे उस अंदरूनी कला से अवगत थे जिसने ज्यूली जाति को त्रस्त कर दिया था। वे ये भी जानते थे कि उनके अन्य इरादे चाहे जो भी हों, उनमें से अधिकांश लोग लॉन चेन की जान चाहते थे। जिन लॉन चेन, चुनकी आप प्रत्यक्ष रहना चाहते हैं तो मैं भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ वह क्या है जो तुम चाहते हो? जियांग ली ने पूछा। मैं ज्यूली जाति की सभी दिव्य तकनीकों तक पहुंच चाहता हूँ। वह हर एक है। लॉन चेन ने कहा। क्या बकवास है? बिल्कुल नहीं। वह बुजुर्ग दाढ़ा जिसकी आत्मा पहले ही निकाल ली गई थी। लॉन चेन की मांडों ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। ज्यूली जाति की गुप्त तकनीकें पकड़ में नहीं आई। उन सभी को मानना एक हास्यास्पद अनुरोध था। ये गुप्त कलाएं तब भी प्रतिबंधित थी जब बात जाति के मुख्य विशेषज्ञों की हो। उनका अभ्यास ज्यूली टॉवर के अंदर किया जाना था ताकि निर्देशों के लीक होने की कोई संभावना न हो। तकनीक सीखने के बाद प्रक्रिया को उनकी स्मृति से मिटा दिया जाएगा ताकि दूसरों को आत्मशोध के माध्यम से दिव्य तकनीक सीखने से रोका जा सके। हालांकि लॉन चेन ने उनके आक्रोश को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसके अलावा मुझे ज्यूली टॉवर की मुख्य ऊर्जा का एक हिस्सा चाहिए। हंगामा तुरंत थम गया, उसकी जगह स्तब्ध सन्नाटा आ गया। यहाँ तक कि जियांग ली की अभिव्यक्ति भी अब ठंडी हो गई। जिन लॉन चेन, क्या आपका सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है? उनके विचार में इनमें से कोई भी शर्त स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन विशेष रूप से आखिरी शर्त पूरी तरह से बेतुकी थी। ज्यूली टॉवर को आखिरकार उसके पूर्ण स्वरूप में वापस रख दिया गया। यह अवधि इसकी पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण थी और इसकी मूल ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। इसे बाहरी लोगों को कैसे दिया जा सकता है? क्षेत्र स्वामी, अगर मेरा सहयोग करने का कोई इरादा नहीं होता तो क्या मैं ज्यूली दिव्य क्षेत्र में आकर अपनी जान जोखिम में डालता? मैंने वायलेट एबिस को वही शर्तें पेश की। लॉन चेन ने उदासीनता से कहा। वायलेट एबिस, वे इस पर सहमत होने की स्थिति में नहीं है, जियांग ली ने निराशा से कहा। बैंगनी रक्त जाति की वायलेट गोल्ड बेल 3 प्रमुख गुटों के हाथों में थी। वायलेट एबिस का केवल एक हिस्सा था और यदि वे इसकी शक्ति लॉन चेन को देना चाहते थे तो वे अब घंटी के शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लॉन चेन ने जवाब दिया। तुम्हें पता है क्यों? जियांग ली ने व्यंग्य किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान साम्राज्य का स्वामी भी अदूरदर्शी मूर्ख होगा, लॉन चेन ने जवाब में उपहास किया। जियांग ली की अभिव्यक्ति डूब गई। उसने लॉन चेन की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। कमरे में बेहद सन्नाटा था। माहौल अविश्वसनीय रूप से दमनकारी था। जियांग ली चुप्पी तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या आपके पास दिव्य पूंजी के अलावा कोई चिप्स है? तो आप पूर्ण मूर्ख नहीं है। मेरा लक्ष्य दिव्य पूंजी का उपयोग प्रारंभिक बिंदु के रूप में धीरे धीरे ब्रह्मा रेखा, बाहरी शैतानों और स्वर्गीय भाग्य गठबंधन को निगलने के लिए करना है जब तक कि मैं संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता विश्व पर नियंत्रण नहीं कर लेता। हाँ, जियांग ली हंस पड़ी। बाकी लोग भी ऐसे हंसे जैसे उन्होंने अभी दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। लॉन चेन ने उनकी हंसी का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर भीड़ पर पड़ी। उसने जियांग यूई और फेंग फी को देखा, लेकिन उसने उन पर ध्यान न देने का नाटक किया। उनके अलावा उन्होंने ज्यूली जाति के बीच कुछ शक्तिशाली अस्तित्व देखे। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि वे वास्तव में शक्तिशाली थे। केवल आभा के आधार पर शेन क्विंगजू से 100 से अधिक लोग अधिक शक्तिशाली थे। उनमें से संयमित आभा वाले कई लोग थे, जिससे लॉन चेन को खतरे का हल्का एहसास हुआ। यदि ये लॉन चेन की वायलेट एबिस की यात्रा से पहले होता तो इनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर लोग भी अकेले वायलेट एबिस की कनिष्ठ पीढ़ी को पार करने में सक्षम होते। हालांकि अब ये तथाकथित स्वर्गीय प्रतिभाएं शेन क्विंगजू और अन्य लोगों के सामने व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं थी। एक बार जब वे अपने नए अनुभव के साथ सहज हो गए तो शक्ति का संतुलन उलझ जाएगा। लॉन चेन की शांत निगाह ने धीरे धीरे इन लोगों की हंसी बंद कर दी। तुम्हें लगता है मैं मजाकिया हूँ? लॉन चेन ने हल्की सी हंसी उड़ाई और अपनी सीट से उठ गया। मुझे हाई फर्मामेंट एकेडमी, ड्रैगन रेस, टाइगर विनेरिट लाइन, वाइन गॉड पैलेस, दी सेंट राउ टेम्पल और कैलीग्राफी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है। मेरी ड्रैगन ब्लड लीजन दुनिया पर हावी होने के लिए काफी शक्तिशाली है। अगर मैं एक जोकर हूँ तो इससे आप क्या बनते हैं? लॉन चेन के बयान से हंसी तुरंत बंद हो गई। दरअसल अगर उन्होंने सोचा कि लॉन चेन के कितने कनेक्शन थे और ये कनेक्शन कितने शक्तिशाली थे तो ये बिल्कुल डरावना था। यदि इतनी सारी ताकतें दैवीय राजधानी में शामिल हो गईं और स्वर्गीय भव्यता वाले दैवीय प्रांत के कर्म भाग्य को विभाजित कर दिया तो यह वास्तव में कोई मजाक नहीं होगा। स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों की कब्रों का घर था। इस संसार में अनगिनत देव विरासतों के अंगारे सुलग रहे थे। इस प्रकार स्वर्गीय भव्यता वाला दिव्य प्रांत अनगिनत ताकतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और दिव्य राजधानी वास्तव में इस प्रतियोगिता का मूल थी। कोई भी बड़ी ताकत दिव्य राजधानी को नहीं छोड़ेगी, जिसमें ज्यूली जाति भी शामिल है। आखिरकार ज्यूली जाति वायलेट एबिस से भिन्न थी। वायलेट एबिस के कुछ शिष्य थे और उनका अपना कर्म भाग्य उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ज्यूली दिव्य क्षेत्र में अनगिनत शिष्य थे, उन सभी के लिए पर्याप्त मांस नहीं था। समय आने पर केवल उनकी महानतम स्वर्गीय प्रतिभाओं के पास ही पर्याप्त संसाधन होंगे। जहाँ तक उनके नीचे के लोगों की बात है, संसाधनों की कमी का मतलब है कि वे भूखे मर जाएंगे। तब आंतरिक लड़ाई अनिवार्य रूप से भड़क उठेगी और सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र अल्पकालिक तरीका कि यह अराजकता न फैले, एक नया खाद्य स्रोत खोजना था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो ज्यूली दिव्य क्षेत्र की शक्ति व्यवहारिक रूप से रातों रात विस्फोटित हो गई हो, लेकिन जिस नींव पर यह शक्ति बनाई गई थी वह पहले से ही दरकने लगी थी। और एक बार जब उनके पास संसाधन खत्म होने लगे तो ये दरारें उसे पलक झपकते ही ढा देंगी। इस प्रकार उच्चाधिकारी पहले से ही उन्नत होने लगे थे। ज्यूली दिव्य क्षेत्र सिद्धांत रूप में एकीकृत था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसकी कई शाखाएं थीं और उन सभी का अपना नेतृत्व था। एक बार जब शाखाओं को लगा कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो वे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकार दिव्य पूंजी एक अपूरणीय संपत्ति थी। हाल ही में वे लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दिव्य राजधानी का एक टुकड़ा कैसे प्राप्त किया जाए और अभी तक किसी स्वीकार्य निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। जिस क्षण उन्हें पता चला कि वायलेट एबिस ने लॉन चेन को आमंत्रित किया है, वे अब शांत नहीं बैठ सके। वे दिन जब लॉन चेन वायलेट एबिस में थे वे उनके लिए यातना के समान थे। अब लॉन चेन आखिरकार उनके पास आ गया, लेकिन उसके अनुरोध पूरी तरह से अनुचित थे। फिर भी जबकि वे चिंतित थे, उन्होंने राहत की सांस भी ली। ऐसी परिस्थितियों को पूरा करना उनके लिए कठिन था, लेकिन इसका मतलब था कि बैंगनी रक्त जाति निश्चित रूप से उनका सामना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उनके पास उतने शिष्य नहीं थे और वे अधिक कर्म भाग्य के लिए इतने व्याकुल नहीं थे, इसलिए उनके पास लॉन चेन के साथ सौदेबाजी करने का कोई कारण नहीं था यदि वह अनुचित था। उन्होंने कहा उन्होंने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सॉवरेन माउंटेन अब वायलेट एबिस का एक अभिन्न अंग था। वायलेट एबिस केवल सॉवरेन माउंटेन के कारण लॉन चेन में शामिल होने का निर्णय ले सकता है। लॉन चेन की नजर सभी पर पड़ी। आपने जो देखा है वो वही है जो मैं चाहता हूँ कि आप देखें। मुझे बस इतना ही कहना है। अलविदा। लॉन चेन वैसे ही गेट की ओर चलने लगा। एक पल इंतजार करें, जियांग ली ने कहा। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने गेट पर ताला लगा दिया। लॉन चेन मुस्कुराया। ओह डोमेन भगवान, आप चाहते हैं कि मैं स्थायी रूप से ज्यूली दिव्य क्षेत्र में रहूं? उस मामले में मैंने वास्तव में आपको अधिक महत्व दिया है।
लेकिन जियांगली की प्रतिक्रिया ने सभी को चकित कर दिया। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। अध्याय 7047 10 नरक द्वार। हे प्रभु, क्या आप पागल हो गए हैं? आप उन शर्तों से कैसे सहमत हो सकते हैं? एक बार जब लॉन्चेन और अन्य लोग चले गए तो केवल कुछ दर्जन बुजुर्ग ही रह गए। वे लोंगियान सहित ज्यूली जाति के मूल थे। लोंगियान को ज्यूली दिव्य क्षेत्र में एक उच्च दर्जा प्राप्त था, लेकिन वह आमतौर पर जियांगली के प्रति सम्मान दिखाता था। जिस तरह से उसने ये सवाल पूछा था उससे पता चलता है कि वह मूलतः घबरा रहा था। ये बुरान भी यहाँ थे और उनकी अभिव्यक्ति नाराजगी और रोष की थी। अन्य बुजुर्ग भी समझ नहीं पा रहे थे कि जियांगली ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। भले ही ये दैवीय पूंजी को शीघ्र प्राप्त करने के लिए था, उन्हें इसके बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचना था। इस तरह चीजों में जल्दबाजी करना उनकी शैली नहीं थी। लॉन्चेन की स्थिति जटिल थी और दैवीय राजधानी का मामला ऐसा नहीं था जिसे इतनी आसानी से तय किया जा सके। विवरण स्पष्ट होने से पहले सहमत होना हास्यास्पद था। बुजुर्गों में से एक, जो शांत दिमाग रख रहा था, ने पूछा, हे भगवान, क्या आपने पहले लॉन्चेन से निपटने का फैसला किया है और देखेंगे कि बाद में क्या होता है? जब उन्होंने ये सुना तो अन्य बुजुर्गों ने घबराना बंद कर दिया और आशा भरी निगाहों से जियांगली की ओर देखा। जियांगली थोड़ा मुस्कुराया। दिव्य पूंजी मांस का एक बड़ा टुकड़ा है, और जब मैं बड़ा कहता हूँ तो मेरा मतलब ज्यूली जाति के लिए खुद खाने के लिए बहुत बड़ा है। इसके अलावा लॉन्चेन के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो हमें इसे अपने पास रखने दे। तो फिर आपका मतलब? मेरा मतलब है कि लॉन्चेन कभी वापस नहीं आएगा। सबके भाव बदल गए। लॉन्गियान ने तुरंत कहा, मैं लॉन्चेन से भी नफरत करता हूँ, लेकिन उसे मिटाना बुद्धिमानी नहीं है। अगर लॉन्चेन को मारना इतना आसान होता तो भगवान ब्रह्मा ने उसे अब तक जीवित क्यों छोड़ा होता? अगर वह ज्यूली दिव्य क्षेत्र में मर जाता है तो हमारे ज्यूली दिव्य क्षेत्र को अन्य सभी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ज्यूली टॉवर अभी भी ठीक हो रहा है। जो इससे अलग हो गए थे उन्होंने अपनी इच्छाओं को जन्म दिया, जिन्हें अब धीरे धीरे विलय करना होगा। इससे पहले कि उनकी इच्छाएं पूरी तरह से विलीन हो जाएं, इस तरह का जोखिम वास्तव में नासमझी है। ये बुरान की अभिव्यक्ति गहरी थी। उसका आधा चेहरा अभी भी नष्ट हो गया था। उन्होंने अपने विचारों में जोड़ा, मैं भी इस लड़के को कुचलकर धूल में मिला देना चाहता हूँ, लेकिन अभी इसे मारने का सबसे अच्छा समय नहीं है। ये सुनकर जियांगली ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि आप प्रतिशोध में अंधे नहीं हुए हैं। बाद में मैं ज्यूली टॉवर से आपको और अधिक शक्ति प्रदान करवाऊंगा। ये बुरान तुरंत प्रसन्न हो गया। बहुत धन्यवाद क्षेत्र भगवान। जियांगली ने सिर हिलाया और फिर सभी की ओर देखा। जिस तरह से मैं इस बैठक के बाद चीजों को देखता हूँ, लॉन्चेन को नियंत्रित करना असंभव है। वह अफवाहों से भी अधिक अहंकारी है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ज्यूली जाति उसका उपयोग कर सके। हालांकि उसे मारना भी असंभव है। एक कारण यह है कि हमारे पास कोई उचित कारण नहीं है, और दूसरा यह है कि जैसा कि आप कहते हैं, हम भी पुनर्प्राप्ति के बीच में हैं। ये हमारे लिए इतने सारे शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने का समय नहीं है। हालांकि जबकि हमारे लिए कोई कदम उठाना सही नहीं है, अन्य लोग बाध्य नहीं है वही सीमाएं। तुम्हारा मतलब है कि तुम उसे मारने के लिए किसी और का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो? जियांगली मुस्कुराया। मैंने जिदर संप्रदाय और भगवान ब्रह्मा को पहले ही सूचित कर दिया है कि लॉन्चेन यहाँ एक अतिथि है। हर कोई बुरी तरह मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। जियांगली ने आगे कहा, लॉन्चेन की वजह से स्वर्गीय शैतान जिता कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वे नश्वर दुश्मन हैं और वे मौके का फायदा उठाएंगे। इसके अलावा जितर संप्रदाय निश्चित रूप से पेंटिंग संप्रदाय और शतरंज संप्रदाय को खींच लेगा। जब वे अपनी चाल चलते हैं तो वे निश्चित रूप से पूरी ताकत से बाहर निकल जाएंगे। जहाँ तक भगवान ब्रह्मा की बात है, वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा जब तक कि उसके पास खबर पहुंच जाती है। ये बुरान ने कहा, लॉन्चेन। ये तुरंत स्पष्ट उत्तर था। लॉन्चेन स्वाभाविक रूप से घमंडी और अभिमानी थी और वह अब तक कई बार लॉन्चेन से हार चुकी थी। भगवान ब्रह्मा की शक्ति के भीतर जो व्यक्ति लॉन्चेन से सबसे अधिक नफरत करता था वह वही थी। उसने कहा, ये बुरान को कुछ और भी याद है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, टाइगर वेनेरेट लाइन के मामले के बाद से लॉन्चेन को जेल में डाल दिया गया है। हम इसके लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं? ज्यूली सिटी मामले के कारण ये बुरान की प्रतिष्ठा भले ही गिर गई हो, लेकिन लॉन्चेन के साथ उसका संबंध नहीं टूटा था। वह जानता था कि पिछली बार जो हुआ था उससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने सीधे लॉन्चेन को कैद कर लिया, फिर खुद भी एकांतवास में चले गए। उसने अपने पीछे आदेश छोड़ दिया कि उसके बाहर आने से पहले किसी को भी लॉन्चेन को जाने नहीं देना है। जियांगली थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अभी तक पता नहीं चला है। अभी 3 दिन पहले लॉन्चेन एकांत से बाहर आई थी। वह 8 दिव्य कमांडरों में से पहली थी जो ट्रिपल अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु बन गई थी। एक त्रि अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु। वह कैसे हो सकता है? क्षेत्र भगवान, आपने भी अभी तक वो कदम नहीं उठाया है। वह कैसे कर सकती है? ये बुरान और अन्य सभी हैरान थे। जियांगली ने अपने सिंहासन पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। क्या आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा उसके विस्फोटक स्वभाव और मूर्ख मस्तिष्क के बावजूद उसे अपनी ओर खींचकर हमारी जाति को अपमानित करने के लिए क्यों तैयार थे? हर कोई चौंक गया। जियांगली ने आगे कहा, ये लॉन्चेन की विशेष रक्त रेखा के कारण है। इसे एक उत्परिवर्तित रक्त रेखा माना जा सकता है और यह केवल विश्वास ऊर्जा के पोषण के साथ ही अपनी असली शक्ति दिखाएगा। ये ज्यूली जाति का एक रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। आज जियांगली उनके साथ यह रहस्य साझा कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? लॉन्चेन हमेशा 8 दिव्य कमांडरों में सबसे कमजोर रहा है। ये बुरान ने कहा। वह सचमुच स्तब्ध था और बाकी सभी को भी ऐसा ही लगा। ये सब इसलिए है क्योंकि भगवान ब्रह्मा एक षड्यंत्रकारी हैं। क्या यह आपको आश्चर्यचकित करता है? ये सब उनकी योजना के अनुसार था। लॉन्चेन वास्तव में 8 दिव्य कमांडरों में से सबसे कमजोर है, या कम से कम वह थी, और उसके कानों के बीच धूल का एक भी कण नहीं है। अन्य दिव्य कमांडर उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने हमेशा उसकी रक्षा की है। दूसरों को समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करेगा। वास्तव में वे मानते हैं। इधर जियांगली की नजर ये बुरान पर पड़ी। ये बुरान शर्मा गया। लॉन्चेन और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जियांगली हंसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसा करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य दिव्य कमांडरों को वास्तव में भगवान ब्रह्मा पर लॉन्चेन के साथ इस तरह के संबंध होने का संदेह था, और उनका मानना था कि यही कारण है कि वह उसके लिए इतने सुरक्षात्मक थे। अन्यथा उसने कितनी भी चीजों के साथ खिलवाड़ किया होता, वह बहुत पहले ही 1000 मौतें अर्जित कर चुकी होती। लेकिन वास्तव में भगवान ब्रह्मा ने उसे हमेशा सहन किया है, क्योंकि वह जानते थे कि वह नए युग में अपनी असली क्षमता दिखाएगी। अब तक वो केवल एक मोहरा रही है, अब से वह हो सकती है। एक सच्चा सेनापति माना जाता है। क्षेत्र भगवान, कृपया समझाएं। मैं सटीक विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि यह भगवान ब्रह्मा थे जो लॉन्चेन को पहली ट्रिपल अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु में बदलने में कामयाब रहे। मैं केवल ज्यूली टॉवर के एक हिस्से को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसका मालिक हूँ। इस पूरे क्षेत्र का कर्म भाग्य मेरा समर्थन करता है। तो क्या आपको लगता है कि यह समझ में आता है कि वह आगे बढ़ने वाली पहली होगी, जबकि मैं अभी भी वहां पहुंचने से बहुत दूर हूँ? उस पर सभी ने सिर हिलाया। जियांगली अच्छे कारणों से क्षेत्र का स्वामी था। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा के अलावा वह ज्यूली टॉवर के स्वामी थे, साथ ही ज्यूली दिव्य क्षेत्र के कर्म भाग्य का केंद्र बिंदु भी थे। वह जरा भी ढीला नहीं पड़ा था, लेकिन वह अभी भी तीसरी अभिव्यक्ति से एक कदम दूर था। लेकिन दैवीय कमांडरों में तथाकथित सबसे कमजोर लॉन्चेन किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गया था।
उसने न केवल जियांगली को बल्कि अन्य सभी दिव्य कमांडरों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये सचमुच संदेहास्पद था, लेकिन क्या लॉन कैन वास्तव में भगवान ब्रह्मा की इच्छा की अवहेलना करेगा और यहाँ आएगा? बुजुर्ग ये सवाल किए बिना नहीं रह सके कि चीजें इतनी आसानी से चलेंगी। आखिरकार अगर टाइगर वेनेरेट मामला होने पर भगवान ब्रह्मा ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं की होती तो लॉन कैन बहुत पहले ही मर चुका होता और दफना दिया गया होता। क्या वो सचमुच उसके सीधे आदेश की अवहेलना करने का साहस करेगी? अगर ये कोई और होता तो शायद वे ऐसा नहीं करते, लेकिन चूंकि यह लंबे समय से हो सकता है, मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करेगी। ये बोरान प्रवाहत से मुस्कुराया। उसने इस मूर्ख स्त्री को किसी से भी बेहतर समझा। जियांगली उस पर मुस्कुराया। जब तक हम लॉन कैन को प्रलोभन देंगे, हम न केवल दूसरों से अपना गंदा काम करवा सकते हैं, शायद हम उनसे भगवान ब्रह्मा की विधियों और योजनाओं के बारे में कुछ सीखने में भी सक्षम होंगे। तब जिदर संप्रदाय निश्चित रूप से वे एक साथ आएंगे, और एक साथ इतनी सारी शक्तिशाली ताकतों के आने से हमारी ज्यूली जाति उन्हें रोकने में असहाय होगी। हम केवल ये देख पाएंगे कि वे लॉन चेन को कैसे मारते हैं। उनमें से कौन उसे मारता है, इससे हमें क्या लेना देना है? लॉन चेन के समर्थक उनके पीछे चले जाएंगे, और एक बार जब उनकी सभी सेनाएं कम हो जाएंगी तो क्या हमारे लिए दिव्य राजधानी पर कब्जा करना आसान नहीं होगा? जैसे ही हम ऐसा करेंगे, हम तुरंत ज्यूली जाति की सभी शाखाओं और वंशजों को बुला लेंगे जो चारों ओर फैली हुई हैं। इस एक कदम के साथ संपूर्ण स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत हमारा हो जाएगा। उस समय तक मैं एक त्रिगुणात्मक दिव्य संप्रभु हो जाऊंगा और ज्यूली टॉवर को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। भले ही भगवान ब्रह्मा को पता चल जाए कि हमने उनके खिलाफ योजना बनाई है तो क्या हुआ? जियांगली मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उनकी राय में वे पहले ही जीत चुके थे। बाकी सभी ने भी ऐसा ही सोचा और वे सभी उसकी योजना से पूरी तरह प्रभावित हुए। उस पर चापलूसी की बारिश होने लगी। इस तरह आप दूसरों का उपयोग करते हैं। हम अपने दुश्मनों को भी परास्त करने के लिए उकसा रहे हैं। हे वे सभी गंदे काम कर सकते हैं और हम बस आराम से बैठ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जियांगली की योजना वास्तव में भव्य थी। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि जियांगली ने एक साधारण कारण से लॉन चेन की मांगों पर सहमति व्यक्त की थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह तुरंत नहीं छोड़े। लॉन चेन इतना घमंडी था कि उसे लगा कि उसकी अपनी योजनाएं काम कर गए हैं और वह दिव्य राजधानी को तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग करके ज्यूली दिव्य क्षेत्र की सहायता प्राप्त करने में कामयाब रहा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किसी जाल में फंस गया है। योजना के बारीक विवरणों पर चर्चा करने के बाद जियांगली ने कहा, फिलहाल लॉन चेन के सभी अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ऐसा प्रतीत करें कि हम सहयोग करने का इरादा रखते हैं। वह व्यक्ति चालाक है, इसलिए उसे कुछ भी नोटिस न करने दें। अगर उसे कुछ गलत महसूस हुआ तो परेशानी होगी। यदि लॉन चेन को कुछ गलत नजर आता और वह वहां से जाना चाहता तो क्या वे उसे रोक सकते थे? शायद या शायद नहीं, लेकिन किसी भी तरह वे हारेंगे। यदि उन्होंने उसे नहीं रोका तो यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ मौका उनकी उंगलियों से निकल जाएगा। यदि उन्होंने उसे रोका तो उससे सुचारू रूप से छुटकारा पाने की योजना को क्रियान्वित करना संभव होगा। इस प्रकार जियांगली की मुख्य चिंता लॉन चेन को यहाँ रखना और उसे अंधेरे में रखना था। वास्तव में भगवान, चिंता मत करो, मैंने पहले से ही जियांग यूई और जियांग फेंगफी को उसके साथ जाने की व्यवस्था कर दी है। उन दोनों का लॉन चेन के साथ घनिष्ठ संबंध है और उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो यहाँ है तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। चूंकि आप एक उदार व्यक्ति हैं और आप लॉन चेन के साथ हमारे रिश्ते की परवाह करते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। मैंने उन्हें अच्छे परिचारक बनने का भी निर्देश दिया, इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाने और हमारे संबंधों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। कड़ी मेहनत करो, एक बुजुर्ग ने कहा। जियांगली मुस्कुराई और स्वीकृति में सिर हिलाया। यदि जियांग यूई और फेंगफी ने ये दृश्य देखा तो उनका दिल निश्चित रूप से ठंडा हो जाएगा। जिस पितृसत्ता को वे इतना ऊंचा देखते थे वह वास्तव में बस उनका उपयोग कर रहा था। जैसा कि हुआ, जब ये बैठक चल रही थी वे लॉन चेन के साथ थे। वे ज्यूली दिव्य क्षेत्र के स्वर्ग स्तरीय साधना स्थल की ओर जा रहे थे। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, लॉन चेन ने कहा, यदि आप हंसना चाहते हैं तो बस हंसें। आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हाँ, वे दोनों तुरंत हंसने लगे। अब दिखावे पर कोई विचार नहीं किया। फेंगफी ने कहा, लॉन चेन, ऐसा लगता है कि तुम हमेशा की तरह अहंकारी हो। हे, जैसा कि उस आदमी से उम्मीद थी जिसके लिए मैं नश्वर दुनिया में आया था। लॉन चेन ही हंसे। क्या यह इतनी बढ़िया बात है? जियांग यूई ने समझाया, बेशक ये है। हालांकि ये सिर्फ एक व्यावसायिक सहयोग है, कम से कम हम भविष्य में दुश्मन नहीं होंगे। आया, ये दोनों बच्चे इतने सालों बाद भी बड़े नहीं हुए। लॉन चेन ने ऐसी कोई बुरी अपेक्षा नहीं की। वह अच्छी तरह जानता था कि चीजें कभी भी इतनी आसानी से काम नहीं करेगी। हालांकि वह उनके उत्साह को कम नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, मुझे वहां ले आओ जहां महानतम साधना तकनीकें और दिव्य क्षमताएं हैं। एक बार जब मैं दुनिया के शिखर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अपना हिस्सा मिले। इस अहंकारपूर्ण बयान ने उन दोनों को तुरंत हंसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फेंगफी जल्दी ही गंभीर हो गए। ठीक है, अगर तुम इतने आश्वस्त हो तो हम तुम्हें 10 नरक द्वारों तक ले आएंगे। अध्याय 7048 नरक द्वार। स्वर्ग स्तरीय खेती के मैदानों में कुल 108 अलग अलग तकनीकें थीं। ये सभी ज्यूली जाति के रहस्य थे जो बाहरी दुनिया में कभी लीक नहीं हुए थे। आमतौर पर केवल सबसे मजबूत स्वर्गीय प्रतिभाएं ही यहाँ खेती करने के योग्य थीं। जहाँ तक 10 नरक द्वारों की बात है, उनमें यहाँ 10 सबसे मजबूत दिव्य तकनीकें शामिल थीं। इन्हें सीखने के लिए शिष्यों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। जैसा कि सुझाए गए नाम से पता चलता है, मुकदमा बिल्कुल नर्क जैसा था। इससे भी बुरी बात यह है कि जो लोग असफल हुए उन्हें दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार किसी के लिए भी 10 नरक द्वारों को चुनौती देना अत्यंत दुर्लभ था। क्षेत्र के स्वामी के आदेश के अनुसार उन्हें चुनौती देने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वे दैवीय संप्रभु क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही गोली थी, वे इसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। हालांकि कठिनाई स्वाभाविक रूप से चुनौती देने वाले के साधना आधार पर आधारित थी। नए युग के अवतरण का मतलब था कि यदि वे पहले दैवीय संप्रभु क्षेत्र में आगे बढ़े तो उनकी संभावनाएं अधिक होंगी। जब लॉन चेन ने कहा कि वह सबसे मजबूत तकनीक चाहता है तो वे दोनों तुरंत उसे टेन हेल गेट्स पर ले आए। अगर ये कोई और होता तो उन्हें यहाँ लाने से उन्हें नुकसान होता, लेकिन जब बात लॉन चेन की आई तो उन्हें चिंता नहीं हुई। आखिरकार लॉन चेन ज्यूली दिव्य क्षेत्र में अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। इसके अलावा उनकी शक्ति के साथ अन्य दिव्य तकनीकों में निश्चित रूप से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल 10 नरक द्वारों की दिव्य तकनीकें ही उसके लिए उपयोगी होंगी। और यदि वह परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वह हमेशा अन्य दिव्य तकनीकें सीख सकता था। यहाँ ज्यूली जाति के काफी शिष्य थे। वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान कर रहे थे। खेती का मैदान द्वारों से भरा हुआ था और प्रत्येक द्वार पर एक ज्यूली अमर चरित्र खुदा हुआ था। वे सबसे मौलिक ज्यूली अमर पात्र थे। जब लॉन चेन का समूह आया तो उन्होंने काफी ध्यान आकर्षित किया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। उनकी निगाहें स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण थीं। कुछ लोगों ने उस पर अपने जबड़े भी तान दिए, जिससे वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गया। हालांकि इनमें से किसी भी शिष्य ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उच्च अधिकारियों ने उन्हें पहले ही आदेश दिया था कि वे लॉन चेन से न लड़ें। वे दोनों ओर के फाटकों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे जब तक कि आसपास कोई नहीं था। वे एक बड़े द्वार के सामने रुके जो एक बड़े क्षेत्र के बीच में एकांत में खड़ा था।
लॉन्चेन ने ध्यान नहीं दिया कि जियांग यू ने क्या किया, लेकिन गेट धीरे से खुल गया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने खुद को अंधेरे की दुनिया में पाया। केवल 10 बड़े दरवाजे ही दिखाई दे रहे थे जिनसे फीकी भूतिया रोशनी निकल रही थी। फेंग फी ने समझाया, ये 10 नर द्वार हैं। यदि आप अंदर की गुप्त कलाओं को सीखना चाहते हैं तो आपको उनके अंदर के परीक्षणों से गुजरना होगा। आप सबसे पहले अपने ज्यूली रक्त को प्रसारित करके देख सकते हैं कि क्या आप इनमें से किसी भी द्वार से आने वाली कॉल को महसूस कर सकते हैं। जो द्वार आपको सबसे अधिक तीव्रता से बुलाता है वह है जो आपकी रक्तरेखा से सबसे अच्छा मेल खाता है। लॉन्चेन ने सिर हिलाया और अपनी क्यूई पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठ गया। उनके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे 7 रंगों वाली दिव्य रोशनी प्रकट होने लगी। सभी 10 गेट गड़गड़ाने लगे, जिससे फेंग फी और जियांग यूए चौंक गए। इसका मतलब ये था कि लॉन्चेन की वंशावली ने यहाँ की सभी गुप्त कलाओं के साथ एक प्रतिध्वनि पैदा कर दी थी। लॉन्चेन अचानक खड़ा हुआ और एक गेट की ओर चला गया। फेंग फी तुरंत चिल्लाया, लॉन्चेन, वह स्वर्ग नर द्वार है। यदि आप उसे चुनते हैं तो आपके पास तकनीक सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इससे पहले कि वह आपको बाहर निकाल दे, आप उस द्वार के अंदर की गुप्त कला का पूरा मैनुअल भी नहीं पढ़ पाएंगे। स्वर्ग नर द्वार मुख्य नर द्वार था, जहाँ तक वास्तव में इसका मतलब है क्षेत्र का स्वामी शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सबसे स्पष्ट विचार भी था। हालांकि इसका कारण यह है कि येवन हेल गेट ज्यूरी रेस की सबसे मजबूत गुप्त कला को छिपा रहा था। जहाँ तक कोई बता सकता है, इस द्वार में प्रवेश के लिए एक अंतिम चरण के दिव्य संप्रभु क्षेत्र साधना आधार की आवश्यकता होती है। अन्यथा चुनौती देने वाले की मूल ऊर्जा तकनीक सीखने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस गेट पर समय सीमा भी थी। यदि वे 3 दिन में इसे पूरी तरह नहीं सीख सके तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि लॉन्चेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने फेंग फी को सुना ही न हो। वह बस गेट तक चला गया और धीरे से अपना हाथ गेट पर दबाया। उसे लगा कि उसके अंदर कोई चीज उसे बुला रही है। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, जिससे फेंग फी और जियांग यूए एक दूसरे को देखने लगे। डॉट, क्या मूर्ख है, उसने वास्तव में स्वर्ग नर का द्वार चुना। अच्छा, हमें उसके वास्तव में कुछ सीखने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग ली और ज्यूली जाति के अन्य मुख्य सदस्य 10 नरक द्वारों की दुनिया में होने वाली हर चीज को प्रदर्शित करने वाले एक बड़े प्रक्षेपण को देख रहे थे। ये शर्म की बात है। हेवन हिल गेट ही एकमात्र ऐसा द्वार है जिसके अंदर हम नहीं देख सकते। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का अंदर क्या कर रहा है। एक बुजुर्ग ने आंख भरी। हेवन हिल गेट को ज्यूली टॉवर के शीर्ष भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्षेत्र के स्वामी, आपने अभी भी उस हिस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल नहीं किया है और लॉन्चेन ने इसे उठा लिया है। क्या हमें सतर्क नहीं रहना चाहिए? लॉन्गियान ने भौहें चढ़ा दी। ये बोरान ने कहा, बुजुर्ग लॉन्गियान, आप वास्तव में सतर्क हैं, लेकिन मैं लॉन्चेन को समझता हूँ। वह बहुत अहंकारी और साहसी है, लेकिन सबसे बढ़कर वह लालची है। वह पूर्ण सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ नहीं का लक्ष्य रखेगा। वह एक चतुर व्यक्ति और एक मजबूत योद्धा हो सकता है, लेकिन अंदर से उसकी असली प्रकृति एक कट्टर जुआरी की है। हालांकि मुझे ये कहना होगा, उसकी किस्मत हमेशा उत्कृष्ट रही है। वह अब तक हर जुआ जीत रहा है। सभी ने अंदर सिर हिलाया। लॉन्चेन के उत्थान की कहानी और उन्होंने उसे जो प्रदर्शित होते देखा, उसे देखते हुए वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था। उस स्थिति में हम सभी को इस छोटे से साथी पर नजर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो कार्य दिए गए हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना सबसे अच्छा होगा। हम कोई दुर्घटना नहीं चाहते हैं, जियांग ली ने कहा। हर किसी के पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। वे सभी लॉन्चेन पर नजर रखने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे क्योंकि वह उनकी योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि अब जब लॉन्चेन उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था तो उन्हें यहाँ निगरानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सुनिश्चित करना बेहतर था कि जिन लोगों को उन्होंने प्रभारी छोड़ा था वे किसी भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न कर रहे हों। डॉट चर्चा। लॉन्चेन ने खुद को एक खाली आध्यात्मिक दुनिया में पाया। उसने प्रकाश की एक स्क्रीन देखी जिसमें अनगिनत रंग ज्वार की तरह उभर रहे थे। लानत है, जब लॉन्चेन ने अरबुल ज्यूली दिव्य रूनों को समुद्र बनाते हुए देखा तो उसे अपना सिर चकराने लगा। उसने तुरंत आत्मविश्वास खो दिया। इसका अभ्यास करना तो दूर, इन सभी रूनों को 3 दिनों में याद कर लेना एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। सबसे बुरी बात यह है कि ये दिव्य रून तूफानी समुद्र की तरह थे, जो लगातार बदल रहे थे और बदल रहे थे। वे एक विशाल संरचना की तरह थे। इसे देखते ही उसके सिर में दर्द होने लगा। उसके पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए। हम कौन परवाह करता है। निश्चित रूप से इसे सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे अपने तारों वाले समुद्र में शामिल कर सकता हूँ। मैं भविष्य में धीरे धीरे इस पर विचार करूंगा। लॉन्चेन ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा कि यही उनका सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। क्या आप वाकई कोई दूसरा तरीका आजमाना नहीं चाहते? लॉन्चेन को झटका लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह धीरे धीरे घुमा। अपने पीछे उसने अपने जैसे नैन नक्श वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका जबड़ा खुला रह गया। पापा, अध्याय 7049 पिता और पुत्र सेना में शामिल हूँ। यह अधेड़ उम्र का आदमी लोंग झाटियन था। लॉन्चेन ने कभी भी उसे यहाँ सभी जगहों पर दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। पिताजी, क्या आपको फिर से पकड़ लिया गया? लॉन्ग झाटियन ने सूंघा। फिर आपका क्या मतलब है? आप मुझे क्रोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लॉन्ग झाटियन एक विलक्षण व्यक्ति था, लेकिन उससे भी आगे वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका घमंड उसकी हड्डियों की मज्जा तक था। इस जीवन में वो केवल एक बार पकड़ा गया था और उसे बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा था, और उसने अपने परिवार की खातिर ऐसा होने दिया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह ऐसा दोबारा होने देता। ये सुनकर लॉन्चेन शांत हो गया। जब तक आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। यदि ज्यूली दिव्य क्षेत्र उसके पिता के जीवन का उपयोग उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था, तो लॉन्चेन वास्तव में पागल हो जाएगा। उसने कहा, यदि तुम कैदी नहीं हो तो तुम यहाँ क्यों हो? लंबी झाटियन ने आंख भरी। पिछली बार जब हम अलग हुए तो मैं भेष बदलकर ज्यूली जाति की एक शाखा में शामिल हो गया। आखिरकार मेरी रगों में ज्यूली जाति का खून है। मैं यह नहीं देख सकता था कि ज्यूली जाति सड़ गई है। ये सुनकर लॉन्चेन ने अंदर ही अंदर आंख भरी। उनके पिता वास्तव में पारिवारिक संबंधों की परवाह करते थे। लॉन्ग कबीले ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और ज्यूली जाति इस हद तक गिर गई थी, लेकिन वह फिर भी उन्हें जाने नहीं दे सका। लॉन्ग झाटियन ने आगे कहा, उस शाखा में शामिल होने के बाद मैंने उच्च रैंक तक पहुंचने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और ज्यूली टॉवर के एक टूटे हुए टुकड़े के संपर्क में आया। अधिक विशेष रूप से ज्यूली टॉवर का शीर्ष। इसने मुझे स्वीकार किया और मैं इसका स्वामी बन गया। उसके कुछ ही समय बाद ज्यूली दिव्य क्षेत्र ने उस शाखा को अपने अधीन करने के लिए मजबूर किया और वह शाखा विरोध करने के लिए शक्तिहीन थी। उच्च अधिकारियों के एक समूह के मारे जाने के बाद बाकी सभी ने हार मान ली और टॉवर के शीर्ष को सौंप दिया। मैं बस छिप गया यहाँ और वे मुझे बिना ये जाने कि मैं वहाँ था ज्यूली दिव्य क्षेत्र में ले आए। अब मेरे पास पूरे ज्यूली टॉवर पर कब्जा करने का मौका है। लॉन्चेन हैरान रह गया। हालांकि उनके पिता ने इसे सरल बताया था, लेकिन लॉन्चेन को पता था कि उन्हें एक अद्भुत साहसिक कार्य से गुजरना होगा। यदि जियांग ली को किसी भी क्षण अपने पिता का पता चल गया तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। लॉन्ग झाटियन ने समझाया, ज्यूली टॉवर के सभी टुकड़ों ने इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद अपनी स्वतंत्र इच्छाएं बनाई थी। हालांकि जियांग ली सबसे महत्वपूर्ण नींव को नियंत्रित करता है, वह आसानी से उन अन्य वसीयतों को मिटा नहीं सकता है। वह एक मौके का इंतजार कर रहा है। जब ज्यूली जाति का कर्म भाग्य काफी मजबूत हो जाता है तो वह ज्यूली टॉवर को एक टुकड़े में परिष्कृत कर सकता है और इसका पूरा नियंत्रण ले सकता है।
बेशक, मैं भी उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। जब ऐसा होगा तो मैं जियांगली को मार डालूंगा और नियंत्रण हासिल कर लूंगा। नी और फिर मैं पूरे ज्यूरी टॉवर का नियंत्रण ले लूंगा। जो व्यक्ति ज्यूरी टॉवर को नियंत्रित करता है वो व्यक्ति है जो ज्यूरी जाति को भगवान ब्रह्मा के नियंत्रण से बचने का एकमात्र तरीका है। ज्यूरी जाति भगवान ब्रह्मा के नियंत्रण में है। लॉन चेन ने अविश्वास से पूछा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनसे भगवान ब्रह्मा के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा की थी, लेकिन उनके नियंत्रण में रहना पूरी तरह से अलग बात थी। ठीक है, वे पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वे बुरी तरह से घुसपैठ कर चुके हैं। जियांगली खुद से भरा हुआ है और उसे पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा ने उन लोगों को एक गुप्त कला दी है जो उन्हें ज्यूरी टॉवर की नजरों से बचने की अनुमति देती है। वे लोग हमारी जाति के मूल में घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं और जियांगली ने उन पर नए युग का निशान लगाकर उन्हें बदलने में मदद करने के लिए ज्यूरी टॉवर की बहुमूल्य ऊर्जा का भी उपयोग किया है। जैसे ही उन्होंने ये समझाया, लॉन झाटियन की अभिव्यक्ति अपमानजनक हो गई। ये स्पष्ट था कि उसने जियांगली की कथित बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं जताया। तो ज्यूरी टॉवर वास्तव में लोगों को नए युग की छाप हासिल करने में मदद कर सकता है। मैं देखता हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य मौलिक अराजकता वाली दिव्य वस्तुओं में समान क्षमता है? क्या वे सभी वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों को नए युग के विशेषज्ञों में बदल सकते हैं? लॉन चेन से पूछा। लॉन झाटियन ने सिर हिलाया। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन ऐसा करने से आदिम अराजकता दैवीय वस्तु की पुनर्प्राप्ति गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जियांगली कुछ ट्रिपल अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभुओं को बनाने की उम्मीद में ज्यूरी टॉवर की मूल ऊर्जा का कुछ हिस्सा छोड़ने को तैयार था। आखिरकार इससे पहले कि नए युग के शिष्य पूरी तरह से बड़े हो जाएं, ज्यूरी जाति की रक्षा करना वरिष्ठ पीढ़ी पर निर्भर करेगा। त्रिगुण अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु। लॉन चेन ने यह पहली बार सुना था। क्या इसका मतलब दोहरी अभिव्यक्ति के ऊपर एक और अभिव्यक्ति बनाना है? इस बार लॉन झाटियन ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। दोहरी अभिव्यक्ति केवल एक आंतरिक और बाहरी अभिव्यक्ति है। यिन और यांग एक दूसरे के पूरक हैं, जो स्वर और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनि बनाते हैं। एक दोहरी अभिव्यक्ति वाली दिव्य संप्रभु एक सामान्य दिव्य संप्रभु की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर है, लेकिन एक ट्रिपल अभिव्यक्ति वाली दिव्य संप्रभुता और भी अधिक भयानक है। मुझे उनके अस्तित्व के बारे में ज्यूरी दिव्य क्षेत्र में पहुंचने और जियांगली को देखने के बाद ही पता चला। 3 गुना अभिव्यक्ति के लिए आधार के रूप में नए युग के कर्मभाग्य और कानूनों की आवश्यकता होती है। इस नई अभिव्यक्ति के साथ मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ने के लिए अंदर से बाहर तक एक रास्ता बनाता है। ये 3 अभिव्यक्तियां भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके बीच का संबंध बेहद जटिल है और त्रिगुण अभिव्यक्ति की ओर प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग है। और जब 3 अभिव्यक्तियां एक हो जाती हैं, तो यह एक सच्चे भगवान के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है, एक बेजोड़ संप्रभु के वंश का। एक सच्चे ईश्वरीय संप्रभु होने का यही अर्थ है। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि त्रिगुण अभिव्यक्ति कितनी मजबूत है। लॉन चेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह महत्वपूर्ण प्रश्न था। लॉन झाटियन मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम जल्द ही एक देखोगे। ओह, क्या कोई मेरे पीछे आ रहा है? कौन? लॉन चेन से पूछा। लॉन कैन। लॉन झाटियन ने लॉन चेन को वह सब बताया जो जियांगली और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से चर्चा की थी। खैर, यह बाकी सभी से एक रहस्य था, लेकिन उससे नहीं। चूंकि लॉन झाटियन ज्यूरी टॉवर के शीर्ष पर था, ज्यूरी टॉवर के अंदर जो कुछ भी हुआ वह उसकी नजर में था। वह अन्य कार्य भी कर सकता था। उदाहरण के लिए हेवन हिल गेट के माध्यम से लॉन चेन को बुलाना ताकि वे फिर से मिल सके। हाँ, क्या बूढ़े मूर्खों का झुंड है। हालांकि लॉन चेन को पता था कि उन बुजुर्गों के इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे मारने के लिए इस हद तक जाएंगे। वे न केवल जिदर संप्रदाय, चित्रकला संप्रदाय और शतरंज संप्रदाय को, बल्कि एक नव जागृत अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु को भी अपने अधीन कर लेंगे। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। रुको, ये सही नहीं है। क्या आपने यह नहीं कहा कि ज्यूरी दिव्य क्षेत्र में पहले ही घुसपैठ हो चुकी है? यदि भगवान ब्रह्मा को पता है कि जियांगली उनके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वह वास्तव में लॉन कैन भेजेंगे? भले ही वह उसे रोक न सके, लेकिन जानकारी को दबाना आसानी से संभव होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ज्यूरी जाति में घुसपैठ कर सकते थे, लेकिन क्या ज्यूरी जाति भी ब्रह्मा रेखा में घुसपैठ नहीं कर सकती? जियांगली ऐसा कुछ करने में कामयाब रहे। लॉन झाटियन हंसे। जियांगली कुछ मामलों में मूर्ख है, लेकिन वह कोई स्प्रिंग चिकन नहीं है। इसके अलावा ज्यूरी जाति में अनगिनत गुप्त कलाएं हैं, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा भी उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। अगर जियांगली के पास चरों को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, तो वह भगवान ब्रह्मा को अपनी योजनाओं में शामिल करने की हिम्मत कैसे करेगा? लॉन चेन ने सिर हिलाया। ये सच्चा कि ज्यूरी जाति मानवता की सबसे मजबूत ताकतों में से एक थी। उनके पास अनगिनत गुप्त कलाएं थीं। ऐसा लगता था कि उसने उन्हें कमाता था। तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अपना पक्ष समझाने के बाद लॉन झाटियन ये सुनना चाहता था कि लॉन चेन क्या योजना बना रहा था। मैं मूल रूप से ज्यूरी जाति की सभी उच्च स्तरीय दिव्य क्षमताओं को गुप्त रूप से सीखने की योजना बना रहा था, फिर इसके लिए दौड़ लगा रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे लॉन कैन देखना होगा, लॉन चेन ने हंसते हुए कहा। ओह, ऐसा लगता है कि आप काफी आश्वस्त हैं, लॉन झाटियन ने टिप्पणी की। स्वाभाविक रूप से मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं बैंगनी सोने के पोला में और भी अधिक आश्वस्त हूँ, लॉन चेन ने कहा। अभी क्या? लॉन झाटियन की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी रक्त दौड़ लॉन चेन को बैंगनी सोने का पोलान देगी। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बेटे का वायलेट एबिस के साथ केवल कुछ ही दिनों का संपर्क था, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद थी। निर्भीक और करिश्माई, बिल्कुल अपने बूढ़े आदमी की तरह। खैर, जब आपके पास इतना तुरुपका है, तो हम कुछ बड़ा करने के लिए एकजुट क्यों नहीं होते? अध्याय 7050 3000 संसार। कुछ बड़ा आप कहते हैं? हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? लॉन चेन की आंखें चमक उठी। आखिरकार वह अपने पिता का पुत्र था, उसकी अपनी प्रवृत्तियों को जानना। अगर उसके पिता ने कहा कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, तो पैमाना निश्चित रूप से खगोलीय से कम नहीं होगा। लॉन झाटियन ने पूछा। स्वर्गीय शैतान सितेर को पकड़ने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इतना बड़ा? लॉन चेन आश्चर्यचकित था। इतनी बड़ी हिम्मत होने पर भी उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। स्वर्गीय शैतान जित को उसके शरीर और आत्मा में अलग किया जा सकता था, लेकिन एक आदिम अराजकता वाली दिव्य वस्तु अभी भी एक बेजोड़ अस्तित्व थी। प्रत्येक प्रारंभिक अराजकता दिव्य वस्तु ने 9 स्वर्गों और 10 भूमियों की ऊर्जा और कर्म भाग्य के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। भले ही ये सिर्फ एक वस्तु भावना थी, फिर भी इसमें एक शरीर को फिर से बनाने की शक्ति थी, और भयावह स्वर्गीय शैतान जितर ने बहुत पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जियान के अनुसार इसके दूसरे पक्ष के बंधनों के बिना इसकी शैतानी प्रकृति पूरी तरह से उजागर हो गई थी, और यह वास्तव में एक भयानक प्राणी था। एक तार बनाने के लिए इसने पहले ही अनगिनत जीवन रूपों की जान ले ली थी। पिछली बार लॉन चेन जितर संप्रदाय को हराने में कामयाब रहा था, और भयावह स्वर्गीय शैतान जितर को उसके पूर्व शरीर को आत्मसात करने से रोक दिया था। इस प्रकार ये निश्चित रूप से इन बुरे तरीकों के माध्यम से अपने शरीर के पुनर्निर्माण की अपनी बैकअप योजना पर वापस चला जाएगा। जैसा कि कहा गया है, भले ही इसने अपने पुराने शरीर को त्याग दिया हो, भयावह स्वर्गीय शैतान जितर अभी भी इसे पुनः प्राप्त करना चाहेगा, यदि केवल अपनी ऊर्जा के लिए। अब जब जियांगली ने जितेर संप्रदाय को अपनी उपस्थिति के बारे में सूचित कर दिया था, तो काओ युआन निश्चित रूप से उसके पीछे आएंगे। यदि वो जियान को धमकाने के लिए लॉन चेन को पकड़ सकता है, तो जियान निश्चित रूप से उसके जाल में फंस जाएगा।
लॉन्चेन को अचानक समस्या की जड़ का ख्याल आया। पिताजी, क्या आप बाहर संदेश भेजने में सक्षम हैं? बिल्कुल, लॉन्ग झाटियन मुस्कुराया। मैं ज्यूली टॉवर के शीर्ष भाग को नियंत्रित करता हूँ। मेरे पास ज्यूली जाति की शाखाओं के बीच बहुत से लोग हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। वे कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिनका उपयोग मैं ज्यूली टॉवर पर दावा करने के लिए करूंगा। वे न केवल वफादार हैं बल्कि स्मार्ट और मजबूत भी हैं। मैं बिना किसी सवाल के उन पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सुनकर लॉन्चेन प्रभावित हुआ, जैसे कि उसके बूढ़े आदमी से अपेक्षा थी। वह सचमुच साहसी और करिश्माई था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतने बड़े दावे करने का साहस किया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास मौजूद 2 वस्तुएं दूंगा। यदि आप किसी को हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी में भेज सकते हैं तो उनसे इन 2 वस्तुओं को 2 लोगों को भेजने को कहें। ठीक है, एक व्यक्ति और एक पक्षी, मुझे कहना चाहिए। लॉन्चेन ने उसे संचार सामग्री सौंपी जो उसने ज़ियान और हरे तोते से जुड़ी थी। लॉन्ग झाटियन ने अपना हाथ लहराया और वे 2 वस्तुएं गायब हो गईं। उसने उन्हें वैसे ही उनके रास्ते पर भेज दिया था। चेनेर, वो पक्षी 6 डाउ स्टोन है। यह अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। ये कभी कभी वफादार हो सकता है लेकिन अगले ही पल आपको धोखा दे सकता है। क्या आप आश्वस्त हैं? लॉन्ग झाटियन से पूछा। 6 डाउ स्टोन प्रारंभिक अराजकता युग का सबसे कम विश्वसनीय प्राणी था। यह अपनी चंचलता के लिए कुख्यात था। बेशक इसके लिए पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छे और बुरे के बीच स्विच करना उसके स्वभाव में था। यह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। एक बार यह किसी को भाई कहेगा और उन्हें नर्क के द्वार से बचाएगा। अगली बार यह उन्हें छोड़ देगा और थोड़ी सी भी असुविधा होने पर भाग जाएगा। 6 डाउ स्टोन अन्य क्षेत्रों में विश्वसनीय नहीं है, लेकिन जब तक ये किसी चीज से लाभ कमा सकता है ये निश्चित रूप से आएगा। लॉन्चेन ने कहा। इतने लंबे समय तक इसे जानने के बाद लॉन्चेन ने ग्रीन ओल्ड 6 के चरित्र को थोड़ा समझ लिया था। ये निश्चित रूप से एक घोटालेबाज था, लेकिन ये बुरा नहीं था। यह अपने भीतर अच्छे और बुरे कानूनों के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सका। लेकिन चाहे वह इसका अच्छा पक्ष था या इसका बुरा पक्ष जो प्रभारी था, इससे यह नहीं बदला कि वह लाभ और लाभ लेना कितना पसंद करता था। यदि यह आता तो सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती और लॉन्चेन को इसे कुछ इनाम देने में कोई आपत्ति नहीं थी। लॉन्ग झाटियन ने कहा, मैं उन लोगों को भेजूंगा जिन पर मुझे भरोसा है कि वे गुप्त रूप से संपूर्ण स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत और ज्यूली जाति की गतिविधियों की देखभाल करेंगे। उनकी योजना के आधार पर वे केवल तभी अपना कदम उठाएंगे जब आप ज्यूली दिव्य क्षेत्र को छोड़ देंगे। इस दौरान आप 100% सुरक्षित रहेंगे। इससे भी बेहतर, जब तक आप ज्यूली दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते हैं तब तक आप जो भी करना चाहते हैं उसे सहन करने के लिए भी मजबूर होंगे। लॉन्चेन हंसा। तो फिर उन पर थोड़ा दबाव डालने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग झाटियन भी बुरी तरह हंसा। चिंता की बात नहीं है। 10 नर्क द्वार ज्यूली टॉवर में 10 स्थानों से जुड़े हुए हैं। जब आप एक द्वार में दिव्य तकनीक हासिल कर लेते हैं तो आप ज्यूली टॉवर की मूल ऊर्जा और कर्म भाग्य का एक हिस्सा जब्त कर लेंगे। इसलिए आपने जियांगी से जिन 2 शर्तों की मांग की थी वे वास्तव में एक ही हैं। उन्होंने आपको यह नहीं बताया क्योंकि नर्क द्वार उनके नियंत्रण में है। भले ही आपने सफलतापूर्वक एक दिव्य तकनीक हासिल कर ली हो, वे आपको अपना इनाम जब्त करने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जब तक आप पहली बार सीखते हैं यहाँ दिव्य तकनीक है, वे आपको अन्य द्वारों से पुरस्कार प्राप्त करने से नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, कुछ समय बचाने के लिए मैं आपको यहाँ के कानूनों को समझने में मदद करूंगा। ठीक है। लॉन्चेन चिंतित था कि पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उनके पिता की सहायता से सब कुछ बहुत आसान हो गया। लॉन्ग झाटियन ने अपना हाथ लहराया और अनगिनत दिव्य रंग तेजी से बढ़ने लगे। चेनेर, क्या तुम्हें मुझसे और चाहिए? ये काफी है। धन्यवाद पिताजी। लॉन्चेन हवा में बैठ गया और हाथ की मोहर बना ली। उससे 7 रंग की दिव्य रोशनी फैल गई जिसे एक दर्पण बन गया जो रूनिक समुद्र को प्रतिबिंबित करता था। जब लॉन्ग झाटियन ने ये देखा तो वह संतुष्टि और गर्व से मुस्कुराया। वल्लोन कबीले द्वारा 20 वर्षों से अधिक समय तक कैद में रखा गया था, लेकिन उन 20 वर्षों के दौरान वह लगातार अपने दिमाग को परिष्कृत कर रहा था। वह एक पल के लिए भी ढीले नहीं पड़े। सबसे खराब परिस्थितियों में इस प्रशिक्षण ने 10,000 कानूनों और दावों के बारे में उनकी समझ को बिल्कुल चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ा दिया। एक बार मुक्त होने के बाद लॉन्ग झाटियन ने अंततः उन पंखों को फैलाया जिन्हें वह इतने वर्षों से चमका रहा था। वह तुरंत आगे बढ़ गया और इन पिछले कुछ वर्षों में उसे अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा जो उसकी बराबरी कर सके। चाहे वह शक्ति, बुद्धि या ग्रैंड दाव के कानूनों की समझ के मामले में हो, कोई भी उसके करीब भी नहीं आ सका। वह आज तक इस दिन उनके बेटे को तकनीक के सार को तुरंत समझने के लिए उनके द्वारा दिए गए थोड़े से संकेत की जरूरत थी। लॉन्ग झाटियन को इससे अधिक गर्व शायद ही कोई हो सकता है। लॉन्चेन ने हाथ की मुहरें बनाई। उसके पीछे सप्तरंगी दर्पण इस दिव्य तकनीक को प्रकट करने लगा। इसके भीतर के अनगिनत रन अपने बगल के रन के साथ विलीन होने लगे। 2 रून एक हो गए। फिर लॉन्चेन ने एक और हाथ की सील बनाई और रूनिक समुद्र फिर से विलीन हो गया। ये देखते हुए लॉन्ग झाटियन की आंखें चमक उठी। लॉन्चेन का दाव बोधपथ वास्तव में उससे भी अधिक सरल था जब वह पहली बार यहाँ आया था, और उससे भी अधिक सीधा। इससे पता चला कि तकनीक और दाव के बीच संबंध के बारे में लॉन्चेन की समझ वास्तव में उनसे बेहतर थी। प्रत्येक हाथ की मोहर के साथ दिव्य रूनों की संख्या आधी हो गई। 36 हाथ की मोहरों के बाद रनों का समुद्र खत्म हो गया। उसकी जगह आकाश में चमकते प्रकाश के केवल 3007 रंग के गोले रह गए। लॉन्ग झाटियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उस समय मुझे इसे महसूस करने में 3 दिन लगे और फिर मूल 3000 रनों को पुनर्स्थापित करने में 1 और महीना लगा। लेकिन इस छोटे से कमीने ने इसे तुरंत खत्म कर दिया, जैसी कि उम्मीद थी। इससे पता चला कि लॉन्चेन की पद्धति वास्तव में उससे भी अधिक सरल थी। ग्रैंड दाव सादगी का सार था। दूसरे शब्दों में लॉन्चेन की पद्धति ग्रैंड दाव के और भी करीब थी। दाव कानून 3000 संसार। लॉन्चेन के हाथ की मुहरें एक बार फिर बदल गईं। 3007 रंगों वाले गोले अचानक रोशनी से चमक उठे। उन्होंने 3000 विशाल ग्रहों की तरह ब्रह्मांड को रोशन किया। लॉन्चेन पर 7 रंगों की रोशनी चमकी और जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो उन्हें एसेंस रून दिखाई दिया। जब ये रून प्रकट हुआ तो पूरा ज्यूली दिव्य क्षेत्र हिल गया, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ बाहर आ गए। अध्याय 7051 10 द्वार खुले। किसी ने 3000 दुनियाओं की गहराई को समझा। असंभव। कौन था? इस पर केवल स्वर्गनर्क द्वार के अंदर ही विचार किया जा सकता है। स्वर्गनर्क द्वार में प्रवेश करने वाला अंतिम व्यक्ति था। संपूर्ण ज्यूली दिव्य क्षेत्र अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। 3000 विश्वों की गहराई। ये ज्यूली जाति में उच्चतम स्तर की तकनीक थी और इसे ज्यूली वंश के नियमों का एक ढांचा माना जा सकता है। अभिलेखों के आधार पर एक व्यक्ति को एक एक करके 10 नर्क द्वारों से गुजरना पड़ता था जब तक कि उन्होंने स्वर्गनर्क द्वार को अंतिम रूप से नहीं खोल दिया। तभी 3000 विश्वों को समझने का मौका मिला। इसके अलावा इसे समझने के लिए ज्यूली टॉवर की मुख्य ऊर्जा की सहायता की आवश्यकता थी। एक बार जब 3000 संसारों की समझ हो गई तो पूरी ज्यूली दिव्य क्षेत्र का आकाश प्रकाश के 3000 बहुरंगी क्षेत्रों से ढक गया। ऐसा लग रहा था कि हर एक अपने अंदर अपनी ही दुनिया समेटे हुए है। अधिकांश लोगों ने ये घटना पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि सभी ने इसके बारे में रिकॉर्ड में पढ़ा था और वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। जियांगली अविश्वास से दहाड़ने लगा। सभी उच्चाधिकारी एक बार फिर एकत्र हुए। हालांकि जियांगली ने कहा कि यह असंभव है, वास्तविकता उनके सामने थी, इसलिए वे बस इसे स्वीकार कर सकते थे। अब क्या करें? लॉन्डियन ने स्थिर बैठने में असमर्थ होते हुए पूछा। आप किस लिए घबरा रहे हैं? भले ही उसने 3000 दुनियाओं के सार को समझ लिया हो, ये तब तक ठीक है जब तक वो ज्यूली दिव्य क्षेत्र को नहीं छोड़ता।
एक बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। लॉन्गियान ने भौंकते हुए कहा, मूर्ख, अब जब लॉन्चेन को ये समझ में आ गया है तो उसे ज्यूली टॉवर की मूल ऊर्जा और कर्म भाग्य का एक अंश दिया जाएगा। ये ज्यूली टॉवर का नियम है और चूंकि रिलम लॉर्ड ने अभी तक ज्यूली टॉवर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं किया है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता है। हमें ज्यूली दिव्य क्षेत्र के भीतर लॉन्चेन को मारना होगा ताकि हम इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर लॉन्चेन यहाँ मर जाता है तो हम उसके प्रतिशोध को संभालने में सक्षम नहीं होंगे समर्थकों। दूसरे शब्दों में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक अपूरणीय क्षति हुई है। लॉन्गियान सही था। यदि लॉन्चेन वास्तव में ज्यूली दिव्य क्षेत्र में मर गया तो वे इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे, लेकिन वे उसे अब कहीं और मरने की इजाजत भी नहीं दे सकते थे। हालांकि मामले की सच्चाई ये थी, वह बुजुर्ग मूर्ख कहे जाने से चिढ़ गया था। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप कहते हैं मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, यदि आप इतने चतुर हैं तो आप इसके बजाय कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? अब बस काफी है। जियांगली गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम सब कुत्ते हो जो केवल भौंकना ही जानते हो? क्या झगड़ने से कुछ हल होता है? ये बोरान आगे बढ़े। वास्तव में भगवान, मुझे ऐसा लगा जैसे लॉन्चेन के बारे में कुछ गड़बड़ है। पूरी ज्यूली टॉवर के भीतर एकमात्र हिस्सा जिस पर आप नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ थे वह शीर्ष भाग था। इसके अलावा हेवनहिल गेट को बस शीर्ष भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और हम ये देखने में असमर्थ हैं कि अंदर क्या होता है। क्या ये सब बहुत अधिक सहयोग नहीं लगता है? क्या होगा अगर यह सब लॉन्चेन की योजनाओं का हिस्सा है? ये बोरान के शब्दों ने उन सभी को चुप करा दिया। अब जब उन्होंने इसका उल्लेख किया तो वास्तव में इसके बारे में कुछ बुरा लगा, लेकिन वे ये भी नहीं बता सके कि इसमें गलत क्या था। तभी स्क्रीन फिर से जगमगा उठी। उन्होंने लॉन्चेन को 10 नर्क द्वारों के बीच फिर से प्रकट होते देखा। हर कोई चौंक गया। ये कमीना बाहर आ गया है। उन्होंने देखा कि फेंगफी और जियांग यूई उत्साहपूर्वक उससे पूछ रहे थे कि अभी क्या हुआ था, लेकिन लॉन्चेन बस मुस्कुराया और हाथ की मोहरें बनाई और दिव्य प्रकाश 10 जंजीरों के रूप में उससे बाहर निकला। वे 10 द्वारों से जुड़े हुए थे। जिस क्षण उन्होंने देखा कि वह क्या कर रहा था, जियांगली और अन्य लोगों के भाव पूरी तरह से बदल गए। भाड़ में जाओ, कोई रास्ता नहीं है, बंद करो कमीने। जियांगली ने एक हाथ वाली मोहरें बनाई, लेकिन तभी लॉन्चेन के आसपास 30,000 वर्ड्स की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। लानत है, जियांगली की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बदसूरत थी। हेवनहिल गेट की शक्ति को निकाला जा रहा था और एक लिंक फॉर्मेशन बनाने के लिए अन्य गेटों में डाला जा रहा था। परिणाम स्वरूप ज्यूली टॉवर के इस क्षेत्र पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया। वह इसे रोक नहीं सका। लोगों को नरक के द्वार पर भेजो, कहो कि वे इसे आजमाना चाहते हैं। बस इस लड़के को रोकना सुनिश्चित करें, उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जियांगली दहाड़ा। उनकी निराशा के लिए ये शब्द वापस आने में ज्यादा समय नहीं था। हे प्रभु, शिशुओं को उस स्थान के नियमों द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है। वे नर्क द्वार की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बोरान की अभिव्यक्ति बदल गई। ये लड़का वास्तव में एक षड्यंत्रकारी है। वह अनिवार्य रूप से एक ही बार में सभी 10 नरक द्वार खोल रहा है। वहाँ के कानूनों के आधार पर प्रत्येक द्वार के अंदर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। अब जब सभी 10 द्वार एक साथ खुले हैं तो ज्यूली टॉवर के कानून मानते हैं कि हर एक के अंदर कोई है और इसलिए कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। हर किसी का दिल पसीज गया। केवल अभी उन्हें लॉन्चेन की भयावहता का अनुभव हुआ। वे लॉन्चेन के खिलाफ साजिश रच रहे थे और जैसा कि बाद में पता चला, लॉन्चेन भी उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। आखिरकार ये प्रतिस्पर्धा थी कि किसकी योजनाएं बेहतर थीं, लेकिन भले ही उन्हें अपनी योजनाओं पर कुछ भरोसा था, फिर भी उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जियांगली ने दृढ़ता से कहा, अभी हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि लॉन्चेन एक गेट के अंदर की तकनीक को समझने में विफल हो जाए। जब तक वह एक भी गेट में विफल रहता है, कोई अंदर जा सकता है और उसे रोक सकता है। सभी शिशुओं को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी समय 10 हेल गेट्स में प्रवेश करने के लिए तैयार रहने का आदेश दें। पहली चीज जो उन्हें करनी है वो लॉन्चेन को रोकना है। उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सभी ने सिर हिलाया। शायद यही सब कुछ था जो वे कर सकते थे। एक बार जब उन्होंने उसे बाधित किया तो वे उसे बाहर खींचने के लिए ज्यूली टॉवर पर जियांगली के नियंत्रण का उपयोग कर सकते थे। जियान परिवार के मुखिया ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, रेन लॉर्ड, क्या हमें उन 2 लड़कियों को लॉन्चेन को रोकने का आदेश देने की कोशिश करनी चाहिए? जियांगली की अभिव्यक्ति तुरंत डूब गई। वो गर्जा, 2 कुतियां पालने के लिए ये सब तुम्हारी गलती है। जियान परिवार के मुखिया इस बात से अनभिज्ञ थे कि जैसे ही लॉन्चेन ने 10 द्वारों को जोड़ा, जियांगली ने उन दोनों को लॉन्चेन पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि उन दोनों ने कुछ भी न सुनने का नाटक किया। यदि फेंगफी और जियांगली ने चुपचाप एक दूसरे पर नजर न डाली होती तो जियांगली ने सोचा होता कि उसकी आवाज उन तक पहुंचने में असमर्थ है। यदि जियान परिवार के मुखिया ने कुछ नहीं कहा होता तो ठीक होता, लेकिन उसे बस इसे सामने लाना था। एक बार जब उसने ऐसा किया तो इसने जियांगली को लगभग विस्फोटित कर दिया। उसने तय किया कि एक बार जब लॉन्चेन बाहर निकलेगा तो वह लॉन्चेन के ठीक सामने उन दोनों को मारने का बहाना ढूंढ लेगा। लेकिन जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, सभी 10 द्वार एक साथ खुल गए। सफेद प्रकाश की 10 धाराएं बह निकली, जिससे वह स्थान भर गया जहां लॉन्चेन था। इसमें क्या? ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था। जियांगली तुरंत उछल पड़ा और दहाड़ कर बोला, वह साला किसी बड़ी बात के बारे में नहीं सोच रहा है। वह हेवनहिल गेट की ऊर्जा का उपयोग अन्य 9 द्वारों को खोलने के लिए एक चाबी के रूप में कर रहा है। हर कोई हैरान था। लॉन्चेन वास्तव में धोखा दे रहा था। वह गेट के अंदर परीक्षणों को छोड़ रहा था और सीधे अंदर की गुप्त कलाओं को उजागर कर रहा था। और जब उन्होंने फेंगफी और जियांगली को हाथ की मुहर बनाते और खुद को उस चमक में डूबते हुए देखा तो उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे बंदरों के साथ खेला जा रहा हो। जियांगली ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने फेफड़ों के नीचे से एक दहाड़ निकाली। धिक्कार है, हम लॉन्चेन को ज्यूली दिव्य क्षेत्र को जीवित छोड़ने नहीं दे सकते। अध्याय 7052 अन्य लोगों का पैसा खर्च करना। लॉन्चेन के चारों ओर 3000 फुट आकार के प्रकाश के गोले घूमते रहे। हर एक गोले में एक पूरी दुनिया समाहित थी। प्रत्येक विश्व में एक प्रकार का अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और गहरा कानून समाहित था। लॉन्चेन हवा में तैर रहा था, क्रॉसलेग, उसके चारों ओर अनगिनत जटिल और अद्भुत रंग घूम रहे थे। धोखा देने में पिता की मदद पाना वास्तव में ताजगी देने वाला है। अफसोस की बात है कि इनमें से 6 द्वार स्वर्ग नर्क द्वार तक पहुंचने के लिए महसीढ़ियां हैं। वे बेकार हैं। केवल 3 सच्ची दिव्य तकनीकें हैं। ओह, मैं देख रहा हूँ, अगर इन 3 दिव्य तकनीकों को 3000 दुनियाओं का उपयोग करके उजागर किया जाता है। लॉन्चेन 3 नई दिव्य तकनीकों का अध्ययन कर रहे थे और साथ ही उनकी तुलना 3000 वर्ष से कर रहे थे। उन्हें तुरंत उनके उपयोग का एहसास हुआ। हवा, बिजली और बारिश, पवन दैवीय अभिशाप, बिजली दैवीय कटौती, वर्षा दैवीय पतन, ये सभी स्वर्ग की अभिव्यक्तियां हैं। बैंगनी रक्त जाति के 3000 दिव्य रनों ने मुझे रून और पृथ्वी दाव वायलेट आंखों में पृथ्वी की शक्ति को जागृत करने दिया। ज्यूली रेस की 3000 वर्ड्स ने मुझे रून और हेवन दाव रेनबो आइस की स्वर्गीय शक्ति को जागृत करने दिया। 3000 स्वर्गीय दाउंस और 3000 सांसारिक दाउंस एक साथ मिलाने पर भी वे 3000 रह जाते हैं। लॉन्चेन ने हाथ की मुहरें बनाई और बैंगनी रक्त जाति के 3000 दिव्य रून हवा में 3000 दुनियाओं में विलीन हो गए। जैसे ही वे विलीन हुए, 3000 संसार तुरंत जीवन से भर गए और उन्होंने राजसी जीवन ऊर्जा उत्सर्जित की। जब लॉन्चेन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी बाईं और दाईं आंखों में और एसेंस रन दिखाई दिए। और जब ये 2 एसेंस रून्स प्रकट हुए तो जियांगली और अन्य लोग अचानक स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे लॉन्चेन स्क्रीन के माध्यम से उन्हें देख रहा हो।
उनकी कोई भी हरकत उसकी नजर से बच नहीं सकती थी। क्या हो रहा है? वे सभी भय से चिल्ला उठे। इस भावना ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से घबरा दिया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया हो। लेकिन जियांगली ने अपना हाथ लहराया और उनके सामने का प्रक्षेपण गायब हो गया। एक बार जब प्रक्षेपण खत्म हो गया तो देखे जाने की भावना भी खत्म हो गई। हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? लॉन्गियान घबराहट में चिल्लाया। अभी अभी वो नजर नर्क की नजर जैसे ही महसूस हुई थी। ऐसा लगा मानो उनके सारे अंदरूनी रहस्य उजागर हो गए हों। इसने उनके दांव हृदयों को लगभग ढहा दिया। हमें योजना बदलनी होगी। लॉन्चेन धोखा दे रहा है। सभी 10 द्वार खोलकर वो ज्यूली दिव्य क्षेत्र के कर्मभाग्य और ज्यूली टॉवर की मुख्य ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जब्त कर रहा है। हम ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या जितना संप्रदाय और लॉन्गकैन जुटे हैं? पहले ही 2 दिन हो चुके हैं। जियांगली ने अपने दांत बींच लिए। हालात पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। यदि ये स्वर्ग नर्क द्वार से मिली थोड़ी सी ऊर्जा ही को गई होती तो शायद वह अपने दांत पीसकर इसे सहन कर लेता। हालांकि ये राशि पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। चाहे कुछ भी हो, लॉन्चेन को ज्यूली दिव्य क्षेत्र में मरना पड़ा। हे भगवान, दोनों पक्षों को सूचित कर दिया गया है और वे तैयारी कर रहे हैं। मूल योजना उनके लिए 7 दिन बाद आगे बढ़ने की थी, लेकिन केवल 2 दिन ही हुए हैं। एक बुजुर्ग ने अजीब तरीके से कहा। जियांगली ने निराशा से कहा, उन्हें जल्दी करने का आग्रह करें। कहीं की योजना बदल गई है। नवीनतम, उन्हें कल तक अपना कदम उठाना होगा या वह बस उनकी उंगलियों से फिसल जाएगा। जब वे आएंगे तो वे ज्यूली दिव्य क्षेत्र में अपना रास्ता मजबूर करेंगे और हम ये कहने के लिए कुछ बेकार मोहरों का बलिदान देंगे कि हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम लॉन्चेन की रक्षा नहीं कर सके और वह मारा गया। बेशक इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इसे रिकॉर्ड करने वाले फोटोग्राफिक जेड होंगे सब। भले ही लॉन्चेन यहीं मर जाए, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। बहुत बुद्धिमान क्षेत्र भगवान। सबने तुरंत चापलूसी करके चूसना शुरू कर दिया। ये वास्तव में घटनाओं के इस कठोर मोड़ के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण था। किसी भी स्थिति में ज्यूली जाति में अब बहुत अधिक लोग थे। कुछ महत्वहीन प्यादों की बलि देने से उनके संसाधन बचेंगे। साथ ही यदि वे लाखों शिष्यों की बलि चढ़ाने के लिए इतने क्रूर थे तो कोई कैसे कह सकता है कि ज्यूली जाति ने लॉन्चेन को बचाने की कोशिश नहीं की थी। समय बर्बाद करना बंद करो और उन्हें सूचित करो। हाल ही में उन्हें कल तक अपना कदम उठाना होगा। मुझे अभी भी लगता है कि यह लड़का कुछ करने में सक्षम है। जियांगली को आदेश दिया। हर किसी की चापलूसी से उसे कोई खुशी नहीं मिली। कुछ भी हो, इसने उसे चिड़चिड़ा ही बना दिया। उसे ऐसा महसूस होता रहा कि कुछ बुरा होने वाला है। ज्यूली दिव्य क्षेत्र तुरंत काम पर लग गया। सभी आवश्यक जनशक्ति जुटाई गई और हर कोई आदेशों का पालन करते हुए इधर उधर भागने लगा। इस बीच लॉन्चेन के चारों ओर अधिक रंग घूमने लगे। उसके होठों पर हल्का सा व्यंग्य था। हो सकता है कि जियांगली ने उसे उन्हें देखने से रोक दिया हो, लेकिन वो लॉन्गझाटियन को देखने में असमर्थ था। स्वाभाविक रूप से उसके पिता उसे वास्तविक समय में वह सब कुछ बता रहे थे जो जियांगली और अन्य लोग कर रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह उम्मीदों के अनुरूप थी। लॉन्चेन ने जियांगली और अन्य की योजना को नजरअंदाज कर दिया। नर्क द्वारों की गहराई का पता लगाने के लिए उन्होंने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। ये 10 द्वार 3000 संसारों से जुड़े हुए थे। स्वर्ग नर्क द्वार के अलावा अन्य सभी द्वार 3000 संसारों को समझने से जुड़े थे। हालांकि लॉन्चेन ने 30,000 वर्ल्ड्स को समझ लिया था, लेकिन लॉन्गझाटियन की बदौलत उसने वास्तव में धोखा दिया था। अब वो गेट के पीछे मौजूद चीजों का उपयोग उन क्षेत्रों को तुरंत साफ करने के लिए कर सकता था जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाता था। जब सारून प्रकट हुआ तो उसकी स्वर्गदाव इंद्रधनुष आंखें जाग गईं। ज्यूली जाति के रहस्य उसके सामने पूरी तरह उजागर हो गए। अब उसकी आंखों में और दोनों साथ धाराएं बहने लगी। उसका बैंगनी रक्त और ज्यूली रक्त मिश्रित हो रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी गूंज रहे हों। यिन और यांग एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे और एक दूसरे को रोक रहे थे। आपसी सहयोग ने एक दूसरे को मजबूत बनाया। आपसी संयम ने ऐसा किया कि उनमें से कोई भी नियंत्रण से बाहर नहीं गया। इसके लिए धन्यवाद। एक विचार ही सब कुछ था। 10,000 कानूनों का पालन करने के लिए एक विचार ही काफी था। जब लॉन्गझाटियन ने लॉन्चेन के शरीर में 2 रक्त शक्तियों को विलीन होते देखा तो वह प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अतीत में चाहे लॉन्चेन कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अभी भी अपनी रक्त शक्ति पर नियंत्रण के मामले में लॉन्गझाटियन से कमजोर था। लेकिन अब लॉन्चेन ने वास्तव में अपनी ज्यूली रक्तधारा को जागृत कर दिया था और उसका बैंगनी रक्त पूरी तरह से इसका पूरक था। उसका नियंत्रण तुरंत अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया था। भले ही ये लॉन्गझाटियन को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अब वे कम से कम समान रूप से मेल खाते थे। ऐसी 2 वंशावली होने का ये स्वर्ग विरोधी लाभ था। यहाँ तक कि लॉन्गझाटियन भी ईर्ष्यालु होने से खुद को नहीं रोक सका। पवन दैवीय अभिशाप, बिजली दैवीय कटौती, पवन दैवीय पतन, ये इन 3 बुनियादी कानूनों के मूल रूप हैं। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल शाप पात्र आकाश में दिखाई दिया। वह पात्र तुरंत उड़ गया और लाखों पवन ब्लेडों में परिवर्तित हो गया, जिसने आसपास के स्थान में बड़े पैमाने पर आंसू बहाए। ये ज्यूली अमर पात्रों का अंतिम रूप है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए ज्यूली रिक्त रेखा का उपयोग करके एक चरित्र दुनिया को बदल सकता है। लॉन्चेन ने स्थानिक दरारों पर नजर डाली। वे तीव्र मारक अभिशाप से भर गए। ज्यूली रक्तवंश वास्तव में मानव जाति की सबसे मजबूत रक्तवंशियों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। जब हेवन और रेनबो आइज का उपयोग करके इसे जारी किया जाएगा तो ये तकनीक और भी तेज और भयंकर होगी। ये बिल्कुल बैंगनी रक्त जाति की दिव्य तकनीकों का आंतरिक हिस्सा था। चेनेर, चूंकि आपने 10 द्वारों की गहराई को समझ लिया है, इसलिए आपके पास जो समय बचा है उसका उपयोग आपको शेष 3 द्वारों को खोलने के लिए करना चाहिए। ये वे स्थान है जहाँ ज्यूली जाति की सबसे मजबूत दिव्य तकनीकें हैं। लॉन्गझाटियन ने संकेत दिया। ज्यूली टॉवर में 13 स्तर थे और कुल 13 द्वार थे, लेकिन अंतिम 3 द्वारों को खोलने से पहले 10 द्वारों को समझने की आवश्यकता थी। चूंकि ज्यूली टॉवर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, जब लॉन्चेन ने 10 द्वारों का परीक्षण पास कर लिया तो शेष 3 द्वार स्वचालित रूप से प्रकट नहीं हुए। उसे उन्हें बलपूर्वक खोलने की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि लॉन्गझाटियन भी इन 3 द्वारों को सक्रिय करने में कामयाब नहीं हुआ था। वह लॉन्चेन की हालत का फायदा उठाकर उसे अपने साथ देखना चाहता था। यदि वे एकजुट हो जाएं, तो वे शीघ्रता से समाप्त करने में सक्षम होंगे। इसका असर आने वाली लड़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्चेन ने कहा, पिताजी, मांस पहले से ही बर्तन में है। कोई जल्दी नहीं है। जब तक मैं 10 द्वारों की ऊर्जा निकालता हूँ और सितारों की शक्ति बुलाता हूँ, तब तक मेरी रक्षा करें। लॉन्गझाटियन तुरंत समझ गया कि वह क्या करना चाहता है और उसने सिर हिलाया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। बस जुज़्ज़, पूरा ज्यूली टॉवर हिल गया। ज्यूली दिव्य क्षेत्र के कर्म भाग्य को आग लगा दी गई थी। इसके बाद ज्यूली टॉवर पर तारों का प्रकाश छा गया। मीना के शीर्ष पर 10 द्वार खुले। लॉन्चेन उनके बीच में बैठा था। सूक्ष्म ऊर्जा और कर्म भाग्य उसके चारों ओर एक साथ विलीन हो गए। जब जियांगली और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। ये हरामी ज्यूली दिव्य क्षेत्र को अपनी खेती की भूमि के रूप में मान रहा है।